नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् तदतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिलसन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। आज से एक नया नियम चेंज कर रहे हैं जी कि हर रोज एक अलग अलग साथी से पढ़वाएंगे। जैसे ज़्यादातर अनुपम जी ही पढ़ते हैं, ताकि हर एक साथी अच्छे से पढ़ना एक्सप्लेन करना सीखे। तो विक्की जी, आज से आपने पढ़ना है। आज पेज नंबर 10 पे हम पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ना है पहले अध्याय में दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन। विक्की जी पढ़ो। ठीक है गुरुजी, एक मिनट। कितना पेज बताया गुरुजी? पेज नंबर 10 पे जी, पहला अध्याय तो पढ़ रहे हैं हम। पेज नंबर 10 पे क्या कौन सा बताया गुरुजी? सबसे पहले दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन। दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन। गर्भाधान काल में माता पिता के आतव तथा शुक्र में अधिकता से उपस्थिति या वर्तमान उक्त तीनों वात आदि दोषों के अनुसार क्रमशः गर्भ की तीन प्रकृतियां बनती है। वात दोष की अधिकता में हीन प्रकृति, पित्त दोष की अधिकता से मध्य प्रकृति तथा कफ दोष की अधिकता से उत्तम प्रकृति बनती है। यही सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। जो प्रकृतियां दो दो दोषों के मिश्रण से बनती है वे निंदनीय मानी जाती है और समाधुत प्रकृति सब में श्रेष्ठ होती है। गुरुजी, मेरे यहाँ गेस्ट आ गए हैं, थोड़ा सा ना। कोई दूसरा साथी पढ़ दो जी। कृपया जी आप पढ़ दो। जी सर। सर, जो विक्की जी ने पढ़ा वो दोबारा से पढ़ो। दोबारा से नए सिरे से पढ़ो जी। और जहाँ पे आपको लगे कि जहाँ रुक के आप समझा सकते हो वहाँ पे समझा देना है। अगर पूरा ही पढ़ के इकट्ठा डिस्कस करना है तो वो समझाना है जी। सर समझा तो आप ही देना। नहीं, फिर सिर्फ पढ़ना नहीं है, जितना भी आप जिस हिसाब का भी बोल सके, जो भी समझ आया है उतना बोलना है। बाकी मैं विश्लेषण कर दूंगा जी, लेकिन बोलना जरूर है, समझाने की कोशिश करनी है। इससे एक प्रैक्टिस होगी, अभ्यास होगा कि कल को आप लोग अपना कार्य शुरू करेंगे तो अपने रोगियों से कैसे बात करनी है, कैसे डील करना, कैसे समझाना है। ओके सर। दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन। गर्भाधान काल में माता पिता के आर्तव तथा शुक्र में अधिकता से उपस्थित या वर्तमान उक्त तीनों वात आदि दोषों के अनुसार क्रमशः गर्भ की तीन प्रकृतियां बनती है। वात दोष की अधिकता से हीन प्रकृति, पित्त दोष की अधिकता से मध्यम प्रकृति, कफ दोष की अधिकता से उत्तम प्रकृति बनती है। सर, इसमें ये कहा गया है कि गर्भकाल में जो माता पिता के शुक्र और आर्तव से होते हैं उसमें बच्चे की उसमें
वात दोष की माता पिता में वात दोष की अधिकता होने से हीन प्रकृति बनती है और पित्त दोष की अधिकता होने से मध्यम प्रकृति और कफ दोष की अधिकता होने से उत्तम प्रकृति बनती है। ठीक है जी, आगे पढ़ो। यही सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। जो प्रकृतियां दो दो दोषों के मिश्रण से बनती है वे निंदनीय मानी जाती है और समधातुज प्रकृति सबसे श्रेष्ठ होती है। इसमें ऐसा भी बता सकते हो कि वात प्रकृति को हीन क्यों बोला गया है, पित्त को मध्यम क्यों बोला गया है, कफ को उत्तम क्यों बोला गया है, दो दो प्रकृति को निंदनीय क्यों बोला गया है? जो भी अभी तक पढ़ा है 3 महीने की क्लास में, जो भी समझ आया है, समधातु प्रकृति को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? और सर इसमें ये समधातुज प्रकृति है, इसका क्या अर्थ होता है सर? जिसमें वात पित्त कफ सब बैलेंस में हो जी। अच्छा, आगे बढ़ो सर। इसमें ये बताओ तो, इसमें जो कहा गया है कि भाई ये प्रकृति उत्तम है, ये मध्यम है, ये हीन है, ऐसा क्यों कहा गया है? समधातु प्रकृति श्रेष्ठ क्यों मानी गई है, दो दो निंदनीय क्यों मानी गई है, क्या समझ में आया है? कोई भी साथी इनका सहयोग कर सकते हो। हाँ जी। बात प्रकृति इसलिए निंदनीय मानी गई कि क्योंकि इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए शुगर के दृष्टि से हम तीनों प्रकृतियों को देखें तो बात प्रकृति में शुगर ठीक करना असाध्य है। तो असाध्य हो जाता है। और पित्त में मध्यम ये ठीक हो सकता है, कफ का तो ठीक हो ही जाएगा। और ऐसे और भी कारण हैं जिनके कारण जिनमें वात प्रकृति एकदम विषम बनती है और पित्त और कफ बहुत सारी बीमारियां होती जिनकी ये ठीक हो सकती है, लेकिन वात की ठीक बहुत सी बीमारियां असाध्य होती हैं। दूसरा ये कि वात प्रकृति में रोगों की संख्या भी ज्यादा है और पित्त में और कफ के मुकाबले में उसको देखें तो। इसमें गुरुजी है कि वात प्रकृति का कोई भी होगा वो जी यानी कि हल्का होगा, स्वास्थ्य उसका बलवान, उसका बल कम होगा। और पित्त प्रकृति वाला होगा उसका बल मध्यम होगा और जो कफ प्रकृति का होगा वो विशेष बल रखता है। और जब तीनों ही दोष समता में होंगे तो उसका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम दृष्टि का होगा। इसलिए जो है यानी कि इन्होंने सम धातु कहा ना, सम धातु जब सम अवस्था में होगी तो वो प्रकृति सबसे श्रेष्ठ बताई इन्होंने। इसमें जो सबसे मुख्य पॉइंट है वो अभी भी मिस है जी। गुरुजी बल और आयु और रोग, बल आयु और रोग के हिसाब से जो वात प्रकृति सबसे हीन है, पित्त जो है मध्यम है और जो कफ है वो उत्तम है। और समदोष होगा तो सम होगा तो सबसे उत्तम है, अति उत्तम। ये जो पॉइंट लिखे हैं अभी भी मेन पॉइंट मिस है कि भाई वात प्रकृति हीन है, पित्त प्रकृति मध्यम है, कफ प्रकृति उत्तम है, समधातु प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है और दो दो निंदनीय है। इन सबको जो ये लिखा है ये चिकित्सा के आधार पे लिखा गया है जी। अब कोई साथी कुछ बोलना चाहता हो? इसमें गुरुजी दो प्रकृति हो जाएगी तो उसका उपचार करने में दिक्कत आएगी। जैसे वात भी हो किसी का और पित्त भी हो, यदि वात की चिकित्सा करेंगे पित्त बढ़ जाएगा, पित्त की ठंडी दवाइयां देंगे तो वात बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है ये प्रकृति होगी दो दो धातुओं की तो वो निंदनीय होगी। और इसमें साथ में ये कहा कि गर्भकाल यानी कि गर्भ स्थापना के समय और बाद में भी गर्भ के काल में भी माँ के अंदर जो दोष होंगे उसी तरह की प्रकृतियां बनेगी। गर्भ के समय पे जो वात ज्यादा होगा तो वात की होगी, पित्त ज्यादा होगा तो पित्त की संतान होगी, कफ ज्यादा होगा तो कफ की संतान होगी। जी गुरुजी ये कहा जी इन्होंने। ये तो आपने एक पॉइंट अच्छा बता दिया है कि दो दो प्रकृति की चिकित्सा डिफिकल्ट होगी, लेकिन चिकित्सा की दृष्टि से वात को हीन, पित्त को मध्य और कफ को उत्तम क्यों कहा गया है जी? गुरुजी कफ की जो चिकित्सा है वो बड़ी सरल है और पित्त वाली जो है वो मध्यम है और वात की जो चिकित्सा है वो सबसे डिफिकल्ट है। यानी कि कैसे सरल है, किस आधार पे आप ऐसा बोल रहे हो?
ऐसा गुरु जी जैसा आपने अभी तक दिखाया है ना जी, वही बात में दीप पाचन करो और चिकना ही दो, बस सिर्फ उसको चिकना ही दो उसको, क्योंकि वो व्यक्ति भी कमजोर होता है बात वाला, और द्रूह साध्य होता है वैसे भी बात का, कोई भी रोग हो चाहे वो, और रोग भी ज्यादा है, 80 तरह के रोग बात के हैं, रोग की संभावना भी ज्यादा रहती है मान लो इसमें। फिर अनुपम जी ये तो कितना अच्छा है कि दीपन पाचन करो और चिकनाई खिलाओ, कफ वाले को तो चिकनाई भी नहीं खिला सकते, कितना अच्छा है ये तो। काम तो नहीं चलता ना उसमें जी इतना सा, इतने से काम चल जाए फिर तो ठीक है, लेकिन काम चलता नहीं उनमें फिर। और कफ वाले में क्या है, कफ वाले में तो कटौतिक्त कसाय रस दो, खूब खींच खींच करके दो उसको, तो उसका इलाज हो जाता है जल्दी। मैं बोलना चाहता हूँ, इसमें देखे चिकित्सा के हिसाब से तो इसमें व्यक्ति हमेशा स्वस्थ नहीं रहता, क्योंकि इसमें हर समय विषम स्थितियां होती हैं। और इसमें एक मिनट गुरु जी, इसका मुख्य जो कारण बताया ना जो वो ये है कि जो वात प्रकृति वाले की होगी उसकी अग्नि जो विषम होगी वायु की तरह, और पित्त वाले की मध्यम तरह की होगी, क्यों जी, और कफ वाले की भी सम अवस्था में होगी तो अच्छी होगी उसकी अग्नि, यानी कि इस तरह से ये भी एक विशेष हेतु है इसमें। इसमें दो मेन पॉइंट है जी जो आप सभी मिस कर रहे हो। एक तो रसों का हमने पढ़ा जी कि वात प्रकृति हीन है, पित्त प्रकृति मध्यम है, कफ प्रकृति उत्तम है जी। अब दो इसमें मेन कारण है कि चिकित्सा की दृष्टि से ऐसा क्यों कहा गया है, कोई भी साथी वहां तक नहीं पहुंच पाया। अब वात प्रकृति वाले की अगर चिकित्सा करें तो हम केवल मधु अमल लवण पहले केवल ताकत देने वाले रस ही उपयोग कर पाएंगे जी। और कफ प्रकृति की बात करें तो यहाँ पे कटु तिक्त कसाय यानी शुद्धि करने वाले जितने भी रस हैं, शुद्धि करने वाले सभी रस हम कटु तिक्त कसाय कफ वाले के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं जी। शुद्धि करने वाले तीनों में से 2 रस हम पित्त के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और वात वाले को कोई ऐसी बीमारी हो गई जहाँ पे हमने शुद्धि करनी है, जहाँ पे कटु तिक्त कसाय रस दे के स्रोत शुद्धि करनी है, ऐसी कोई व्याधि अगर उसको हो गई है तो वहाँ पे अगर हम कटु तिक्त देंगे तो वात बढ़ जाएगा, और वहाँ पे अगर हम मधु अमल लवण देंगे तो जो हमारी व्याधि है वो बनी रहेगी। एक तो ये है जी कि हम वात वाले पे शुद्धि करने वाले तीनों में से कोई भी रस उपयोग नहीं कर सकते जी, बड़ी बीमारियों में खासकर। और दूसरा है कि आप कफ वाले में शोधन की सभी पद्धतियां इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कफ वाले को अच्छा सा वमन भी करवा सकते हो, कफ वाले को आपको जरूरत है विरेचन भी करवा सकते हो, कफ वाले को बस्ती भी आप दे सकते हो। पित्त वाले में भी अगर ज़्यादा द्रव गुण बढ़ा है तो आप वमन भी करा सकते हो, विरेचन भी करा सकते हो, बस्ती भी दे सकते हो। लेकिन वात वाले पे आपके पास बड़े ही लिमिटेड चांस है, केवल स्वस्थ व्यक्ति होने पर ही। अगर कोई व्याधि ऐसी आ गई है जिसमें शुद्धि करने की आवश्यकता है, ना हम वो दे पाएंगे, ना हम शोधन चिकित्सा इस्तेमाल कर पाएंगे जी वात वाले में। अगर कोई इस तरह की व्याधि आ गई है जैसे कि शुगर है जी, जैसे कि राज्यक्षमा है, तो जितनी भी बड़ी व्याधियां हैं तो उनमें वहाँ पे वात वाले पे हम शोधन चिकित्सा में भी केवल स्नेहन स्वेदन और बस्ती ही कर सकते हैं। अगर यहाँ शुद्धि करने वाली कोई व्याधि बन रही है तो वहाँ पे ये व्यक्ति फंसता है जी। तो चिकित्सा की दृष्टि से 6 रस हैं, 6 में से पहले 3 रस केवल ताकत देने का काम करते हैं और अंतिम 3 रस शुद्धि करने का काम करते हैं। तो वात वाले के ऊपर हम शुद्धि करने वाले रस इस्तेमाल नहीं कर सकते जी, और वात वाले पे शोधन की सभी चिकित्साएं भी नहीं उपयोग कर सकते हम। कोई भी साथी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया जी। हाँ जी, ये बातें हम बता तो रहे थे जी, उसी के पास तो थे, वही बातें कह रहे थे हम, बस थोड़ा फर्क था जी। रसों का तो किसी ने भी डिस्कस ही नहीं किया जी, रसों का तो कोई पॉइंट लेके ही नहीं आया। वास्य तो वही था ना जी हमारा, चिकित्सा करनी भी उनकी गुरु है, ये बात मैंने भी तो कही थी गुरु जी, वो दीपन पाचन नहीं कर सकते हैं, बाकी औषधियां तो विशेष है नहीं उसके लिए, उसके स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए चिकना ही दो, बस चिकना ही दो, क्यों गुरु जी? ठीक है जी, चलो ये टेक्निकल एंगल मिल गया है आप लोगों को। हाँ जी, हाँ मोनू जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ गुरु जी, इसमें मैं आया था क्योंकि शुगर के पॉइंट पर बोला था मैंने।
हाँ ठीक है जी। तो इसमें ये है कि वात वाले को हीन क्यों बोला गया है, पित्त वाले को मध्यम क्यों है और कफ दोष को उत्तम क्यों है। और फिर बाकी आप सब लोगों के जो छोटे छोटे पॉइंट थे वो सबके ठीक थे जी। मोनू ने बड़ा अच्छा बताया था, संजय जी ने बड़ा अच्छा बताया था, उन्होंने वहां पे भी ले गए कि बल, आयु और उन सब पॉइंटों पे भी, बाकी सब अच्छे थे जी सबके जवाब। हाँ जी। जो अपने जो मिक्स प्रकृति वाले होते हैं, जैसे वात पित्त हो गया या पित्त कफ हो गया, इनको भी वैसे बीच में आप कर लो थोड़ा सा, इसके बारे में पता चलता जाएगा ना जरा। हाँ, इसके बारे में डिफिकल्ट इसका जवाब बड़ा अच्छा अनुपम जी ने दिया था कि मान लो वात वाले व्यक्ति को, वात वाले को वात की समस्या, वात, एक व्यक्ति में वात और पित्त दोनों तरह की प्रकृति है और उसने इसी तरह के आहार विहार का सेवन किया है, या हम ऐसा मान लें कि वात प्रकृति के व्यक्ति ने इस तरह के आहार विहार का सेवन किया कि उसको वात की समस्या भी है। वात की समस्या मतलब शरीर में अकड़न, जकड़न, थकावट, दर्द, ये समस्याएं भी है, और उसने कुछ विदाकारक भी खाया है, उसको फिर साथ में कुष्ठ की समस्या भी है, एलर्जी की। अब यहाँ पे आप एक तरफ अगर एलर्जी को ठीक करोगे तो उधर थोड़ी उनकी जड़ता और बढ़ जाएगी जी, शीत गुण और बढ़ जाएगा। उधर वात की चिकित्सा करेंगे तो वो पित्त को बढ़ा देगी। तो इस तरह से दो दो प्रकृति में या दो दो दोष एक ही समय पे बड़े होने पे चिकित्सा डिफिकल्ट रहती है जी। गुलशन जी। जी व्यक्ति। तो एक एक प्रकृति की चिकित्सा करना आसान है, कोई सिंगल दोष शरीर में बड़ा हो तो उसकी चिकित्सा करना आसान है। फिर दो भी बड़े हैं तो उसमें हम देखेंगे कि डोमिनेट कौन सा है जी, उसको ठीक करेंगे। जैसे कि अभी शरद ऋतु में हमारे पास एक महिला आई जी, उसको समस्या यही थी कि कमर में पूरी जकड़न और पिंडलियों में भी जकड़न और साथ में उसको एलर्जी की समस्या थी जी। अब इसमें चिकित्सा क्या करें, अब उनकी कुछ उस चिकित्सा को रोक दिया जी वात वाले को, क्योंकि अभी पित्त बलवान है, पित्त का समय है, तो ऋतु का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया। तो पहले उनकी पित्त की चिकित्सा, वो एलर्जी वाली चिकित्सा करी गई जी। एलर्जी वाली में क्या किया गया, मतलब उनको इस तरह का विरेचन दिया गया, लघु विरेचन जी, जो एक तरह से पित्त का रेचन करने का काम करे, पित्त को निकालने का काम करे। एक तो ये आप सब लोग अचपेय का सेवन करते हैं, तो अचपेय का भी सेवन नहीं करवा सकते थे और समय भी नहीं था उनके पास, तो उनको इस तरह से दिया गया, पहले पित्त की चिकित्सा करी गई और साथ साथ में जैसे मिश्रक सने कैप्सूल जो है उसको एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के थोड़ा रेगुलर सेवन करवाया जी कुछ सितंबर के महीने में। तो इस तरह से पहले पित्त की चिकित्सा करी गई, वो पित्त की उनकी समस्या ठीक हुई। अब उनके थोड़ा सा गैप देके, क्योंकि अभी शरद ऋतु है, दोबारा पित्त प्रकोप हो सकता है, फिर वात के ऊपर काम किया जाएगा जी। अभी अगर तुरंत ही वात पे काम करने लग गए तो अभी शरद का टाइम था तो वो पित्त प्रकोप दोबारा से बढ़ सकता था। तो इस तरह से डिफिकल्टी रहती है जी, दो दो दोष एक समय पे बड़े रहने पर। वैद्य जो 3 वाला है उसमें क्या दिक्कत आती है? 3 वाला तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जी। जैसे आपने बोला ना जिसका वात पित्त कफ जैसे सम होता है जो, हाँ वात पित्त कफ सम है, जिसमें सम है तो उसमें तो कोई बीमारी ही नहीं है जी, कोई दोष ही नहीं है, तो वो तो सबसे अच्छा है। नहीं वैसे वैद्य अगर उनमें दिक्कत आ जाए, जैसे 2 वालों में आपने कहा कि ये बढ़ जाएगी, किसी के अगर तीनों बढ़ जाए तो फिर उसमें फिर आप चिकित्सा किसकी करेंगे, उसमें भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो ये रहेगा कि बलवान रोग कौन सा है। जब हम आगे पढ़ेंगे इसी अध्याय में तो वहाँ पढ़ेंगे साध्य, असाध्य और याप्य का जो वर्णन आएगा। एक दोषीय रोग की चिकित्सा करना बहुत आसान है, दो दो दोषों की कष्ट साध्य है, और त्रिदोष की वो डिपेंड करता है कि कितने लंबे समय से त्रिदोष बिगड़ा है जी, और उसमें संप्राप्तियां कितनी बिगड़ी है। और किसी भी रोग में अगर अग्नि का बल ठीक है शरीर में तो आप रोगों को ठीक कर सकते हैं। अगर त्रिदोष बिगड़ा है, अग्नि का बल बिगड़ गया है, तो बहुत डिफिकल्ट है जी चिकित्सा करना। तो चिकित्सा कहाँ तक की जा सकती है, अगर किसी व्यक्ति की अग्नि का बल ठीक है, फिर उसके शरीर में संप्राप्ति लंबे समय से ना हो, भले ही त्रिदोष बिगड़ा हो, तो डोमिनेट जो दोष है अग्नि के बल को बराबर रखते हुए फिर उसमें हम चिकित्सा कर सकते हैं जी। जैसे कि एक रोगी ऐसा आया, पिछली सर्दियों की बात है, मार्च के महीने में, उसका क्रिएटिनिन लेवल 20 था जी, 20, और वो 2-3 डायलिसिस करवा चुका था। अब 8-10
तक का अगर क्रेटिनाइन लेवल है तो ठीक किया जा सकता है, अगर पूरा रोगी अपना सिस्टम चेंज करे तो, अपना आहार विहार सब कुछ। अब उस रोगी की संप्राप्ति क्या थी जी, उसको पिछली सर्दियों में ही अग्निमंद की समस्या थी जी, भूख नहीं लगती थी। अब बस समय पे वैसे खा लेता था, खाने का समय है खा लिया जी, भूख महसूस नहीं होती थी, जैसे हमें लगती है कि भूख के टाइम पे नहीं मिला तो फिर बहुत तेज भूख लगती है, जैसे बोलते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो उनको भूख लगती नहीं थी, बस टाइम है खा लिया है। अब भूख नहीं लगती है, दीपन पाचन अच्छा नहीं है, तो शरीर में कमजोरी भी थी जी, शरीर में कमजोरी थी, तो उसने क्या किया है जी, उसने कमजोरी को दूर करने के लिए मांस रस का सेवन शुरू कर दिया जी। अब पूरी सर्दी सर्दी खूब खाया जी, अग्नि थी ही नहीं, अग्निमंद थी, तो सामान्य भोजन के लिए तो जी तोड़ भूख लग नहीं रही थी जी। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो अग्नि है और पूरी तरह से बिगड़ गई जी, भूख बिल्कुल बंद, जो टाइमली खा रहा था वो भी बंद जी। और फिर उनको जी मलावरोध पहले भी था वो और भयंकर हो गया, और मूत्र आना बिल्कुल ही बंद। तो ऐसी स्थिति में वो गया एलोपैथी के पास, वहाँ डायलिसिस शुरू हो गया, वो क्रेटिनाइन 20 पे पहुंच रहा था, तो अपने पास आया। जब ये संप्राप्ति उसकी देखी गई जी कि अग्निमंद थी, फिर 2-3 महीने और अग्निमंद करके इस तरह का खाया गया, तो इस तरह का रोगी नहीं ठीक हो सकता जी, क्योंकि इसमें अग्नि में बल ही नहीं था जी। गुलशन जी, तो संप्राप्ति किस तरह की बनी है, और ये डिपेंड करेगा, संप्राप्ति किस तरह की बनी है ये डिपेंड करेगा कि हम किस रोगी को चिकित्सा में ये बोलेंगे आप ठीक हो जाओगे, किसको ये बोलेगा कि आप ठीक नहीं होगे जी। गुलशन जी, आप क्या कहेंगे? ठीक है बैद जी। तो इसीलिए हमने, कोई भी रोगी आ गया है तो पहले उसकी बीमारी सब कागज पे लिख लो जी, फिर अपने हिसाब से उसमें हेतु ढूंढने की कोशिश करो, पूरा वहाँ से अपना देखो कि किन किन हेतुओं से इसको व्याधि बनी है। अब वहाँ पे अगर कोई इस तरह की बड़ी भयंकर गड़बड़ी कर रहा है तो वो रोगी तो ठीक हो ही नहीं पाएगा जी। तो वो आप डिसाइड करेंगे किस रोगी को बोलेंगे कि आप ठीक हो पाएगा, किसको बोलेंगे नहीं ठीक हो पाएगा, वो डिपेंड करेगा कि उसकी समस्या कितनी बड़ी है और कितने लंबे टाइम से है, और उसमें अग्नि का बल उसका कैसा रहा है जी। तो हम किसी भी रोगी को तब तक ठीक कर सकते हैं जब तक उसकी अग्नि में बल है, बीमारी भले ही कोई भी हो जी, क्योंकि तब तक शरीर के रिकवर करने के पूरे पूरे चांसेस है जी। अगर अग्नि में बल नहीं है तो फिर चिकित्सा डिफिकल्ट है जी, फिर रोगी नहीं बच पाएगा। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे 2 पेशेंट ऐसे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हमको। एक नॉर्मल पेशेंट है, उसके दीपक पाचन का लिए मैं उसको 10 मूला रेस्ट और ये आरोग्य वर्धनी पट्टी और उसको दिया था, और मतलब एंजाइम टैबलेट जो आयुर्वेदिक है वो दिया था। तो अभी तक उसको मतलब कि भूख वाली समस्या अभी नहीं आई है, उसको भूख अभी लग नहीं रहा है, जब तक लगभग 2 बोतल उसको पिला चुके हैं। पहले तो आपने हेतु क्या मिला जी, किस हेतु से उसको अग्निमंद है? उसको भूख नहीं लग रहा है। भूख तो नहीं लग रहा है, शरीर दुबला पतला है, चिकनाई खाता है कि नहीं खाता है? हाँ जी, चिकनाई नहीं लेता है। शरीर कैसा है, दुबला पतला है, कैसा है जी? मध्यम है। ठीक है, और कोई विशेष हेतु क्या रहा है? उसकी पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी जी केस की, और अकेला 10 मूला और आरोग्य से भूख ठीक भी नहीं होगी जी। उसके दिनचर्या से हेतु पकड़ में आएगा दुबे जी। अच्छा, दूसरा एक और पेशेंट है जिसको 1 मिनट दुबे जी, इसमें हमने देखना पड़ेगा ये बंदा कब सोता है, कब उठता है, क्या खाता है, किस समय पे खाता है। 11:30 बजे सोता है, जब उसको मैं बता रहा हूँ कि तुमको 11:30 बजे नहीं सोना है, 9 बजे तक सो जाना है। फिर वो खा भी लेट ही रहा होगा। नहीं, उसकी टाइमिंग लिख कर दे दी है कि सुबह नहीं, अभी पहले क्या खा रहा था वो, पहले क्या खाया, कितने बजे खा रहा था रात को? दही का सेवन ज्यादा कर रहा था। हाँ, ये बोला ना जी, हेतु निकल के आएगा, और इसमें केवल 10 मूला आरोग्य से कुछ नहीं होगा, जिसमें पूरा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। आपने 10 मूला मध्यम है तो अग्नि दीपन करने के लिए आरोग्यवटी ना दो, उसको थोड़ा रुक के देना है आपने। तो इसमें हम अगर मध्यम प्रकृति का, कोई एसिडिटी वगैरह तो नहीं बनती? नहीं, एसिडिटी नहीं बनता है उसको। इसका पूरा केस डिटेल करना पड़ेगा, जैसे संजय जी करते हैं,
वो वाली जैसे इनकी डायरी देखो आप कैसे करते हैं, वो पूरा लिख के फिर हमें पता चलेगा। और रात का खाना किस टाइम पे खा रहा था? पहले तो 9 साढ़े 9 बजे खाता था, तो समय उसका 7:30 के आसपास में ले रहा है। हाँ, 9:30 में भी वो क्या उस समय भी दाल खा रहा है या उस समय भी दही खा रहा है? दही खाता था, दही का देखो इतना, और वो कितने टाइम से संप्राप्ति बनी है उसके हिसाब से समय लगेगा जी। अगर रात को कोई 9 साढ़े 9 बजे खा रहा है उसमें भी दही खा रहा है तो उसका तो पूरा ही सिस्टम बिगड़ा है जी। और इस तरह के नौकरी करता है तो दही चिवड़ा ज्यादा सुबह में खाता था। इस तरह के व्यक्ति तीनों टाइम भी दही खाते हैं जी। जी तो इसका केस आपको, इसके लिए थोड़ी संजय जी की हेल्प लेनी पड़ेगी, इनकी डायरी को पढ़ना पड़ेगा, कुछ पुरानी कक्षाएं आपने सुननी पड़ेगी। सुन रहे हो जी शुरू से? जी जी हर रोज एक वीडियो सुनो। और हेतु सबसे जरूरी है जी, हेतु के आधार पे फिर हम बताएंगे कितने टाइम में ठीक हो पाएगा। और इसके लिए फिर वही पूरा देखना पड़ेगा, दसमूला है और कोई पाचकवटी है। अब अगर इसको इस तरह की संप्राप्ति बनी है दही की तो यहाँ चित्रक आदि भी हम दे सकते हैं। तो दसमूला, चित्रक आदि है, अष्टचूर्ण है, तो ये देखना पड़ेगा जिसमें केवल एक ठीक नहीं है। आरंभिक स्थिति में अग्नि को अच्छा करो। अगर ये कफ का होता तो आरंभिक स्थिति में आप आरोग्यवर्धनी दे सकते थे, लेकिन ये कफ का नहीं है तो आरंभ में आप केवल इसको दीपन पाचन औषधियां दो। कुछ टाइम भूख अच्छी हो जाए उसके बाद आप इसको आरोग्यवर्धनी वटी दो सार्किट विभाजन के लिए। गुरुजी गुरुजी ऐसे पेशेंटों को हम वैश्वनार क्यों नहीं दे रहे अच्छी चिकनाई के? हाँ, दे सकते हैं जी, वैसोनार भी दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने तो वो किया है ना विक्रम, दही का रहा है, मतलब गु पिच्छलता के कारण वो संप्राप्ति है इसके अंदर। तो उसको अगर डायरेक्ट गर्म पानी के साथ उसको गर्म पानी की बजाय शहद के साथ दे सकते हैं इसको, वैसोनार को शहद के साथ वो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। शहद के साथ भी अच्छा। तो फिर इसमें दसमूलारिष्ट है, चित्रक आदि है, अष्टचूर्ण है। चित्रक या वैश्वनार में से तो एक ही दे पाएंगे विक्रम। शुरू में गुरुजी हैवी हो जाएगा मुझे लगता है, पहले चित्रक आदि और अष्टचूर्ण देंगे। हाँ, ये अच्छा स्वभाव है सवाल है, सुझाव है इनका भी, संजय जी का भी, क्योंकि चूसने की वटी ले रही हैं तो वो अच्छे से ही मुंह से ही बैलेंस बना के चलेगी जी। आपके बोधक कफ पाचक पित्त फिर क्लेदक कफ पाचक पित्त सबको बैलेंस करते चलेगी। पाउडर शुरू में थोड़ा सा इसके लिए हैवी हो सकता है जी। दूसरा पेशेंट है गुरुजी, उसमें उसको जैसे कफ प्रकृति का था, उसको भी दीपन पाचन के लिए मैं दिया था, तो चित्रकारी वटी में दिया था चूसने के लिए 2 टैबलेट। तो उसको जब से वो ले रहा है, जब लेता है तो उसको ग्रीन मतलब हरा रंग का पैखाना ही होता है। बार बार कंप्लेन करता है कि हमको ग्रीन रंग का जो है स्टूल होता है। इनकी पूरी हिस्ट्री चाहिए कि जी बिना हेतु समझे तो कुछ भी नहीं बता सकते क्या हो रहा है, पूरी कागज पे हिस्ट्री कि ये इस समय उठता है, इस समय सोता है, ये खाता है, इतने बजे ये पूरा दिन की दिनचर्या इनकी चाहिएगी। और फिर पिछले कितने टाइम से इनको ये समस्या है और कितने टाइम से इस तरह के हेतु चल रहे हैं, उसके आधार पर डिसाइड हो पाएगा जी कि इनको क्या देंगे क्या नहीं देंगे जी। जी जी इसमें एक काम कर सकते हैं, जैसे ये केस डिस्कस कर रहे हैं जी, इससे क्या है आप लोगों को फायदा मिलेगा केस डिस्कस करने का, पढ़ भी रहे हैं। एक योजना बना रहे हैं कि अगर इस क्लास में हमारे 100 साथी हो जाते हैं जी, तो फिर मैं और गुरदर्शन जी आप लोगों को दिन में भी इस तरह के केस डिटेलिंग में हेल्प कर सकते हैं जी। फिर मैक्सिमम समय एक क्लास तो पढ़ ही रहे हैं, फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक टाइम क्लास हो, एक टाइम फिर इस तरह के सिर्फ केस ही डिस्कस करें जी। आप एक टाइम में हम पढ़ लिए और एक टाइम में इस तरह के केस में, फिर इसमें मान लो अब ये केस है, अच्छे केस है, डिस्कस भी कर सकते हैं। एक टाइम में क्लास होगी, एक टाइम में डिस्कस में फिर आप पूरी इनसे पूछेंगे कि इसका पूरा डिटेल लिखो जी। और फिर पूरा डिटेल में फिर पीछे वाली हिस्ट्री भी देखेंगे, पिछले और कोई व्याधि बुखार जल्दी आ रहा हो वो संप्राप्ति तो नहीं है, क्या है जी इसकी पूरी। तो इस तरह के केस के लिए डिटेल में जाना पड़ेगा जी, और उससे प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा कर सकते हैं जी, अगर 100 साथी इस ग्रुप में हो जाए तो। संजय जी कैसा रहेगा कि एक टाइम हम पढ़ लिए, एक टाइम केस डिटेलिंग कर ली? गुरुजी सुझाव बहुत ही अच्छा है, और सारे लोग थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स करेंगे ना तो 100 करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से मतलब महीने 2 महीने हो जाएंगे।
तो देखो इसमें आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी, खासकर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक टाइम में पढ़ लिया है और एक टाइम में हमने सिर्फ जितने भी आपके पास केस आ रहे हैं भाई इसको कैसे करना है, कैसे केस को अपन ने पिछली हिस्ट्री कैसे लेनी है रोगी की पूरी, इसमें आप डिटेल में कम से कम एक एक केस में। बाकियों को आ रही है जी आवाज़ ठीक है? हाँ, ये आपके पास समस्या है। हाँ, आपके पास समस्या है कृपया जी। तो इसमें अपना जो पढ़ना है, पढ़ने के बाद देखो टारगेट सिर्फ ये तो नहीं है कि आपको बता के या पढ़ा के छोड़ दिया। पढ़ना इस तरह से जी ताकि हम इसको प्रैक्टिकली भी कर सकें, व्यवहारिक भी। कम से कम अगर 20-50 बंदे पढ़ रहे हैं तो वो 20-50 इस लाइन में अपना फ्यूचर बना सके और अच्छे तरीके से जी। नहीं आज के टाइम में आप कहीं भी जाओगे जी तो स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई समस्या में फँस गया है तो कहीं भी आपको राय ही अच्छी नहीं मिलेगी जी। और डॉक्टर और चिकित्सा तो भूल जाओ जी। तो गुरुजी जो ग्रीन उसका हरा पैखाना हो रहा है, क्या चित्रकारी बंद कर दें क्या? नहीं ऐसे तो नहीं बोलेंगे बंद कर दो, क्योंकि दवा कोई ऐसी नहीं है जिससे हरा पखाना हो रहा है, उसका हेतु देखना पड़ेगा जी। उसकी पूरी डिटेलिंग सुबह से शाम तक की वो चाहिए उनकी, और फिर कितने टाइम से उनको समस्या क्या-क्या है, एट प्रेज़ेंट में वो क्या-क्या समस्याएँ फ़ील कर रहा है। एक समस्या पे नहीं बात करेंगे कि हरा पखाना हो रहा है, उसका दीपन कैसा है, पाचन कैसा है, खा क्या रहा है, पूरी हिस्ट्री के बाद ही इस पे कोई राय दे पाएँगे। वैसे तो तुक्का मारना है इस पे अपना अजय दोहरे जी। संजय जी क्या बोलेंगे आप इस केस पे? वो गुरुजी जब तक उसकी दिनचर्या नहीं समझेंगे, ऋतुचर्या नहीं समझेंगे, उसका हेतु नहीं मिल पाएगा। हेतु मिल जाएगा ना तो फिर चिकित्सा बहुत आसान हो जाएगी। उसमें गुरुजी वो बता नहीं पा रहा वो क्या है, वो पालक या फिर मेथी खाता या धनिया खाता मिलेगा जी। वो तो ठीक है अनुपम जी, मुद्दा ये है वो कह रहे जिस दिन चित्रकारी खाता है ना उस दिन याद आता है। अब उसकी पूरी एक्चुअली थोड़ी सी मिल जाएगी ना दिनचर्या तो पक्का मिल जाएगा उसको हेतु। नहीं वही कह रहा जी, वास्तविकता नहीं है ये जो वो कह रहे हैं वैसा वास्तविकता हाँ, नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यस यस। क्या कहता अनुपम जी, धनिया खाने से ग्रीन पैखाना होता है क्या? नहीं, ये अपना दुबे जी क्या चित्रक आदि लेने से ही हो रहे हैं वैसे भी हो रहे हैं? चित्रकारी लेने पर ही ग्रीन पैखाना हो पा रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, थोड़ी और डिटेलिंग चाहिए जी उनकी। ठीक है गुरुजी, मैं इसको बना के आपको भेजता हूँ। पूरा इनकी डायरी के पेज लो आप कुछ संजय जी के कि उम्र क्या है, वजन क्या है, पूरी हिस्ट्री जैसे ये लिखते हैं, वहाँ से फिर आसान हो जाता है जी। गुरुजी एक सवाल मेरा ले लो आज। हाँ बोलो जी बोलो। एक मिनट महेंद्र जी, दुबे जी कह रहे थे ना, दुबे जी ऐसा है यदि आप चुकंदर खाएंगे तो लैट्रिन आपकी लाल आएगी, और धनिया भी ज्यादा मात्रा में खाएंगे या पालक ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो उससे भी हरी आएगी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको पालक मना किए हैं तो मना किए है ना जी, तो फिर वो उसकी हरियाणी भी बंद हो जाएगी उस टाइम में, देखना आप। उसका हेतु ही निकालना पड़ेगा। अनुपम जी ठीक बोल रहे हो। हाँ जी गुरुजी। महेंद्र जी अब आप बोलो। मैं तो गुरुजी ऐसे पूछ रहा हूँ, जैसे आज मैंने अखबार में पढ़ा था भी जैसे ये डांगे डूंगे का प्रोग्राम चल रहा है ना कहीं कहीं पर, तो उस प्रोग्राम के अंदर कई बंदे हार्ट फेल की वजह से मर गए। तो उनका हेतु देखा या जैसे भी उनका हिस्ट्री देखी तो उनको मेजर कोरोना था, कोरोना की वजह से पता नहीं अब उनको ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस पेज के ऊपर हेडिंग में आ रही थी, अखबार भास्कर था या पता नहीं कौन सा, मेरे पास आ रही, बहुत ग्रुप में भेज दूंगा। तो भाई ऐसे ऐसे जिनको कोरोना था उनको ज्यादा दौड़ योग या ये भागम दौड़ ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी मैं तो पिछले 6 महीनों से लगातार फुल बॉडी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो कहीं कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम तो ना आ जाए, कि कोरोना तो मेजर मेरे को भी हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ा सा गुरुजी बताओ। आपने बुट्टी लगवा रखी है? बुट्टी कौन सी थी, वो टिक्का? हाँ जी। वो टिक्का तो जी मैंने पहले तो मेरे कोरोना हो गया जब तो लगाया था नहीं, बाद में वो बोले भाई पुलिस वालों के लिए जरूरी था ना, जब मैंने लगाया था। लेकिन वो सुई गुड के बाहर निकली इतना ही असर, और उसका मेरे को कोई असर नहीं हुआ उस टाइम। तो एक लगवा रखी है कि 2 लगवा रखी है? एक लगवा रखी है जी। ऐसा है जी, आयुर्वेद को जो हम पढ़ रहे हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई किसी की अग्नि ठीक करनी है तो एक दवाई काम कर ही नहीं सकती जी। आपने देखा ही होगा, आप सभी ने, हमने वात के लिए अलग चीज़ें पढ़ी है जी, पित्त के लिए अलग है, कफ के लिए अलग है। तो इस
हर व्यक्ति की अग्नि का बल अलग है, हर व्यक्ति का उम्र अलग है, हर व्यक्ति का दीपन अलग है, पाचन अलग है, अनुलोमन अलग तरह का है, हर व्यक्ति में बीमारी में हेतु अलग है। तो हम एक मेडिसिन नहीं दे सकते जी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे कोई भी मेडिसिन हो जी। हर व्यक्ति को एक तरह की, तो ये अपने आप में खुद ही षड्यंत्र था जी। अब जो सरकारों की अंधभक्ति में है वो कुछ भी इसको समझते रहे, ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र था और जनसंख्या कम करने का षड्यंत्र था। इसके अलावा ये कुछ नहीं था। इस पे जितना लंबा डिस्कशन करेंगे उतना ठीक नहीं है जी। बस थोड़ा सा और बता दो गुरु जी। तो ये मैं जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दौड़ लगा रहा हूँ या सपाटे मार रहा हूँ, मेरा तो इसमें तो मेरे को तो आज तक तो कोई दिक्कत आई नहीं, तो मैं मारता ही रहूँ लगातार, चलता ही रहूँ क्या इसको? ज़्यादातर ऐसा है जी, जब आपके शरीर में कुछ ऐसा डाल दिया है जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। जब हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति की पूरा ही स्ट्रक्चर अलग है, हर व्यक्ति अलग तरह से खाता है, सब कुछ ही अलग है। तो जब एक ऐसा कोई चीज़ अंदर डाल दी है, अब वो अंदर साइड इफ़ेक्ट दिखा रहा है, अब उसका कुछ ना कुछ तो बहाना ढूँढेंगे ही जी। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है जी। कृपया जी आगे पढ़ो जहाँ से आपने छोड़ा था। गुरुजी फिर तो एक मिनट, ये तो वैक्सीन की बात अगर है तो वैक्सीन तो एक प्रकार का एडवांस था। अभी तो हम देखें हमारे फूड में भी ऐसे ही तत्व हैं जो हमें नुकसान ही कर रहे हैं। तो जैसे अभी अगर बहुत सी ऐसे परिवार हैं जो सरकारी टंकी के पानी पर डिपेंड है, और अगर जो रिच फैमिली है तो वो भी बोतल का पानी पीते हैं, तो उनमें भी इसी तरह के तत्व हैं। भाई आपको कुछ दिन पहले ऐसे बताया था कि आप बर्जर पेंट टाइप करो तो उसमें लिखा आएगा मेलामाइन, और फिर आप अभी भी गूगल पे आज भी सर्च कर लो FSSAI अप्रूव्ड मेलामाइन इन मिल्क, वो आज भी वो सर्च कर लो, वहाँ पे सरकार की अनुमति है कि आप दूध के अंदर मेलामाइन मिला सकते हो। अभी भी सर्च कर लो, जो जिसको कोई डाउट हो, जो सरकारों की अंधभक्ति में हो। इसमें गुरुजी ये भी तो होगा ना जी, मान लो कोरोना की वैक्सीन किसी ने लगवाई है, अब तक मान लो कोई समस्या नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, तो ऐसे थोड़ी ना कि साल बर्बाद एक के दम आ जाएगी जी। 10 साल के बाद भी एकदम आ जाएगी। अनुपम जी इसमें ऐसा है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है और ये फ्रेक्वेंसी बढ़ाएंगे तो सब होगा जी। ये ऐसा नहीं है कि बस वैसे ही आ जाएगी, वैसे भी आ सकती, तुरंत भी आती है लोगों में, थोड़ा देरी से भी आ जाएगी। हर व्यक्ति का शरीर अलग है तो एक तरह का इफेक्ट थोड़ा दिखाई देगा। नहीं गुरुजी, 2 महीने में आ जाए, 4 में आ जाए, 6 में आ जाए, मान लो 2 साल तक से तो की बनती है गुरुजी, एकदम संप्राप्ति थोड़ी बनेगी। बनेगी, बिल्कुल बनेगी जी, बनेगी। क्यों 5G वाली है और वो भी बनेगी जी, ऐसा नहीं है, वो भी बनेगी। किसी की इम्यूनिटी किसी तरह की है, किसी की किस तरह की। हाँ विक्रम जी। ये बोल रहा था गुरुजी, मैं सबके शरीर का बल और इम्यूनिटी एक जैसी नहीं है ना, किसी को हो सकता है 3 दिन में आए, किसी को 3 साल लग जाए। और सर जी ये जो आप दूध वाली बता रहे हो ना, एक साथी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जैसे वो बता रहे थे अपने यहाँ पर तो हम गाय का भैंस का दूध बेच देते हैं, मतलब खरीद भी लेते हैं। वहां पर तो ऐसा कानून बन गया कि दूध पहले कंपनी में जाएगा, वहां से पॉस्चराइज होगा और उसके बाद ही कोई कस्टमर उसको खरीद सकता है। अपने तो ये नहीं है, अब लागू नहीं हुआ है इतने। फ्रांस में ऐसे ऐसे विक्रम जी, फ्रांस में है दही और छाछ बैन है, मतलब वहां पे अब दही और छाछ बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। तो मोटा सा निष्कर्ष ये है जी, आपने सब व्यवस्थाएं। हाँ जी बोलो मनीष जी। कि किसी को 3 दिन में आई या 5 साल बाद आई, तो ये ऐसा पोलियो में भी कई बार देखा गया है। पोलियो में भी 10-10 सालों सालों बाद लोगों को साइड इफेक्ट हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल अनुपम जी, सबका शरीर अलग है, किसी का बल कैसा है, किसी का कैसा है, किसी को जल्दी आ जाएगा। कुछ आपने बहुत केस देखे होंगे, वो एक इधर हरियाणा में था, एक ही लड़का था, अपने माँ बाप का लगवाया और उसी दिन जो नरवाना में था, शायद मोहित ही उसका नाम था, उसी दिन जब लगा बस उसी के बाद संप्राप्ति बन गई तुरंत ही, रात को तो एक्सपायर ही हो गया जी। गुरुजी का हो सकता है ना, तो सबका बल अलग है तो उसी के हिसाब से परिणाम भी आएगा जी। लास्ट टाइम मैं 2 बार तो गुरुजी होता क्या है, ये जो हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं, यह उसी वायरस का एक रूप होता है जो बॉडी में उसको दिया जाता है। जो वैज्ञानिक मानते हैं
कि जब बॉडी में जाता है तो वह जो है अपना काम करता है और उसी के हिसाब से बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता पैदा होता है उसको मारने का। जब भी हम लोगों के शरीर में उस तरह का वायरस आता है तो पहले से बॉडी जो है अलर्ट रहता है कि यह जो है फलाना चीज का वायरस है, उसका एंटीबॉडी तुरंत बनाता है और जिससे मर जाता है। यह एक सिस्टम है, मतलब एक मैकेनिज्म है बॉडी का, जो कि इसको इसी तरह से वैज्ञानिक प्रस्तुत करते हैं। अब क्या वास्तविकता है तो हम लोग बता नहीं सकते हैं, लेकिन यही मेडिकली ट्रीटमेंट का यही एक मतलब कि दुबे जी ये तो आपने बता दिया है, लेकिन अगर वो जिसके लिए आप दे रहे हो वो बीमारी ही ना हो। आपने देखा है जिस समय ड्रामा था इधर दिल्ली में लाखों किसान बैठे थे जी, कहीं कुछ नहीं था। जिनके अंदर डर था, जो टीवी है, जो नेताओं की सुन रहे थे, उनके अंदर ही दहशत का माहौल था जी। दुबे जी 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 बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कोरोना से लोग नहीं मरे हैं। कोरोना से आपको अमेरिका में लोग बहुत से लोग मर गए, चाइना में बहुत से लोग मर गए। लेकिन देखिए बात यह है कि सरकार ने अपने जो भी नागरिक है उनको बचाने के लिए ही किया है। इसमें सरकार का कोई किसी से पैसा सरकार तो लिया नहीं। दुबे जी आप एक दुबे जी आप एक सब टाइप करो, FSSAI अप्रूव्ड मेलामाइन इन मिल्क, और ये सरकार ही कर रही है। दुबे जी अभी गूगल पे टाइप करो आप। हाँ जी गुरुजी, इसमें ना मान लीजिए हम कोरोना मानते ही नहीं, कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, फिर वो भी कोई वैसा नहीं होना चाहिए उसमें गुरुजी कोई नुकसान। भाई उनका तो टारगेट ही ये है, जब जनसंख्या कम करनी है अनुपम जी, वो आपके हिसाब से थोड़े सोचेंगे। एक माहौल बना के कोई भी चीज़ करी जाती है। ये दुबे जी आप टाइप करो, अगर आपको इतना ही लगता है कि सरकार हमारे लिए है और हमारे लिए कर रही है, तो आप बहुत सी चीज़ें हैं, एक बार यही टाइप कर लो, अभी आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। जी जी कर लेंगे, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे आप भी प्रैक्टिस करते हैं, पहले के 2000 के पहले के प्रैक्टिस में और आज के प्रैक्टिस में बहुत अंतर है। आप देख रहे होंगे कि जो नंबर ऑफ पेशेंट थे या बीमारियों का जो टाटा लगता था वो कम हो गया आपको कोरोना के बाद। ऐसा पता नहीं आप लोग फील करते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो इस तरह का अवसर है। हमारे यहाँ तो दुबे जी ऐसे लोग आ रहे हैं, एक महिला तो ऐसा ही आई कि जी मेरे को मासिक धर्म अभी बंद हुआ था, मैंने आज ही लगवा ली तो 1 महीने तक चला, आगे फिर 6 महीने तक आया ही नहीं है। एक मेरे पास वकील है, वकील जी इधर चंडीगढ़ में ही, जब से उसको ये लगा है, उसको वो खाट से नहीं उठ पा रहा है जी, उसको ये गठिया बोलते हैं, और वो भी ऐसा ही है फिर नेताओं की अंधभक्ति वाले। अब वो केवल इसलिए एलोपैथी गोली खा रहा है जी कि वो थोड़े टाइम के लिए दर्द कम हो जाता है। अब वो आया, उसको समझाया गया भाई ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। उसको डर ये है कि कहीं आयुर्वेद में ऐसा तो नहीं हो कि भाई अभी ये दवाई काम कर रही है फिर ये भी काम करना बंद कर दे। ये दवाई भी यार, आप वकील हो, कुछ टाइम के लिए ही काम करेगी, आपकी बीमारी थोड़ी ठीक हो रही है। आपको फुल बॉडी में दर्द है, आपने कोई गोली खा ली है, जब तक गोली का प्रभाव है तब तक ही दर्द ठीक है, दोबारा फिर से खानी पड़ रही है। तो ऐसे ऐसे केस है दुबे जी, बहुत इस तरह के केस बढ़े हुए आए हैं। गुरुजी इसमें दो चीज कारण हो सकता है। जो जो नर्स ने इंजेक्शन लगाया, क्योंकि यह इंटरमस्कुलर इंजेक्शन था, यदि वो नर्व में चला गया। कर दीजिए गुरुजी। क्या बोला मोनू जी? कर दीजिए। हाँ, टॉपिक चेंज कर देते हैं। दुबे जी आप पूरी तरह से सरकारों वाली और इसी लाइन वाली भाषा बोल रहे हो, आप थोड़ा अपने लेवल पे सर्च करो ना। अगर आपको वास्तविकता बताएं कि ना तो कोई बीमारी थी ना कुछ ऐसा था, ये सब जो कुछ भी लाया गया है ये डिपॉपुलेशन का एजेंडा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल, अगर इस पर अगर छोटे छोटे बिंदु पर ही बात करें, अगर सरकार हमारा इतना ही भला चाहती तो खाने पीने में तो उसने विष भर दिया है और कानून बना के विष भरा है। हमें अच्छे से शुद्धता चीज अगर हम बेच रहे, तो सरकार ने ऐसा क्यों किया कि उसने कानून बना दिया कि आप बिना पैकेट वाला तेल नहीं बेच सकते। आज आप चक्की का या मान लीजिए कोल्हू का शुद्ध तेल आप बेच नहीं सकते। आप कंपनी का वो 45 कौन सा ऐप जिसमें ऐप साइन बना होता वो वाला तेल खरीदो, तो उसमें आपको नहीं समझ में आता उसमें कितना जहर। अभी ये क्या बोल रहे हैं महेंद्र जी कि मैं लगवाने चाहता था, मेरे ऊपर प्रेशर आ गया। भाई अगर कोई महामारी होगी ना, महामारी जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि लोगों को बचा, महामारी होगी तो लोग अपने आप जाके लाइनों में लग के ज़बरदस्ती लगवाएंगे जी। और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने फील किया है कि जी ज़बरदस्ती लगी है, मैं नौकरी में था, मेरा ये था, सैलरी नहीं आ रही थी, वो नहीं आ रही थी। जिनका दिमाग खुला था, जो केवल टीवी और नेताओं की अंधभक्ति में नहीं है,
उन लोगों ने ऐसा बोला है जी। बुरा नहीं मानिए गुरु जी, एक चीज मैं थोड़ा सा समय लूंगा आप लोगों का। एक चेचक का टीका लगता था, पता नहीं आप लोगों को लगा कि नहीं, वो छाप जैसा हो जाता था, ठीक है ना। उस समय जबरदस्ती पकड़ के लगाया था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों को लगाया जाता था। भाई ये सरकार एक ही है, कांग्रेस है, बीजेपी है, सब एक ही है, इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है। क्योंकि ये ड्रामा सिर्फ ऐसा नहीं है कि जहाँ बीजेपी शासित राज्य थे वहीं चला, जहाँ कांग्रेस वाले थे उन्होंने इससे भी ज़्यादा चलाया, आप वालों ने उससे भी ज़्यादा। ये सब एक ही है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ऊपर माफिया बैठे हैं उनके खिलाफ चल सके, एक भी ऐसा नहीं है जी। भटक गए हैं क्या हम? कृपया जी आगे पढ़ो जी। लास्ट में दो शब्द, ये जो है कोरोना वाला मामला खत्म करते, लास्ट में दो शब्द कहते हैं कि जिनको भय है जी, जिनको लगता है कि सहसा हमें कोई रोग हो सकता है, हमने बूटी ली है, यानी कि ये वाला जो है वैक्सीन वाली मैं बात कहता हूँ, जिन्होंने लगता है जिनको कि हमने ये वैक्सीन लिया है और हमको कुछ साइड इफेक्ट ना होवे, या फिर वैसे भी जिन्होंने नहीं भी लिया है, जिनको लगता है कि हमको सहसा कुछ हो ना जाए, या फिर हो जाए तो हम हो जाएगा, तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हो ना जाए तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके विषय में हम फ्राइडे को एक क्लास लेंगे, तो इसमें हम बताएंगे जी आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति को किसी भी प्रकार के सहसा किसी भी प्रकार का रोग ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छा भागवत ऋषि ने बताया, शास्त्रोक्त बताऊंगा, और रसायन विधि अध्याय से मैं बताऊंगा जी, है ना। रसायन विधि अध्याय भागवत ऋषि का जो उत्तर स्थान में है ना, 39वां अध्याय है, उसमें कुछ ऐसे रसायन के बारे में बताया गया है जिसका सेवन करने से भागवत ऋषि कहते हैं कि समग्रान कुरुते, यदि कहते हैं कि यदि आप जो रसायन बताएंगे उस रसायन का समग्र रूप से आप सेवन करोगे, सहसा व्यापदम नाच, यानी कि सहसा तो किसी भी प्रकार का रोग हो ही नहीं सकता, ऐसा मतलब भागवत ऋषि कहते हैं। तो हम रसायन विधि नामक अध्याय में बताऊंगा, फ्राइडे को क्लास रखेंगे, तो सबका जो भी डर है सब निकल जाएगा, क्योंकि हम बताएंगे। छोटा सा सवाल था आपसे, ये जो बला बला के पौधे हैं कि आपने ग्रुप में भेजा था, इसकी जड़ को डायरेक्ट भी ले सकते हैं क्या, दूध में कूट कर, या पाउडर बनाना पड़ेगा सुखा कर? हाँ जी, क्या है कि बला का है ना, तो बला का अपना इसका बलारिष्ट बनता है तो सबसे अच्छा होता है, और बला का हम च्यवनप्राश में भी इस्तेमाल करते हैं, तो चूरन ही रहता है ना, तो आप चूरन के रूप में भी ले सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, अभी आज का टॉपिक शुरू कंटिन्यू किया जाए। बला के पत्ते का भी तो प्रयोग कर सकते हैं जी, सीधा ही कच्चे पत्ते को ही। जड़ बला का मूल का ही इस्तेमाल करते हैं बल के लिए जी। अब ऐसा नहीं कि अश्वगंधा है तो अश्वगंधा के पत्ते लेंगे, है ना। जब इसको कहा गया है बला मूल ही दे रखा जी, वो बला का पत्ते लेना है जी, नुकसानदायक हो सकता है। नहीं मूल तो है जी, लेकिन मधुर रस ये मैं लेकर के प्रयोग करके देखा, मधुर रस ही है पत्तों में भी, जैसे आप ठंड में तो ठीक है। आप जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे अश्वगंधा है तो अश्वगंधा मूल लेना है, यदि आपने पत्ती ले लिया ना तो उल्टा प्रभाव इसका है जी। अश्वगंधा का जो मूल है वो वजन बढ़ा सकता है, पर पत्ती जो वजन घटा सकता है जी, घटाता है। तो एक दूसरे माने ऐसा है कि जिसका जो कहा गया लेने के लिए वही लेंगे। जैसे हम अर्जुन का छाल कहा गया लेने, तो अर्जुन का मूल नहीं लेंगे हम, या पत्ते नहीं ले सकते हम, वो अलग प्रभाव इसका होगा जी। तो ठीक है, आज का टॉपिक जारी रखा जाए प्रथम अध्याय से जी। तो कृपया जी आगे पढ़ो, कृपया जी। शायद वो नहीं है, चलो इसको मैं विश्लेषण कर देता हूँ जिसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है जी, गर्भधान काल में माता पिता के आर्तव तथा शुक्र में उपस्थित या वर्तमान दोषों की जो स्थिति है उसी के अनुसार गर्भ की प्रकृति बनेगी। इसमें दो तीन चीजें मायने रखेगी जी, कि नया गर्भ है तो उसकी प्रकृति क्या बनेगी जी। इसमें दो तीन चीजें मायने रखेगी कि माता का
आर्तव कैसा है, पिता का शुक्र कैसा है, और ऋतुओं का काल उस दौरान कैसा है, और उस समय पे 9 महीने माँ ने किस प्रकार का आहार विहार का सेवन किया है। यानी कि केवल शुक्र और आर्तव पर निर्भर नहीं है, माँ ने 9 महीने किस प्रकार के आहार विहार का सेवन किया। हम देखते हैं बहुत सी महिलाएं कफ प्रकृति की है, भारी है, वो फिर गर्भ काल में खूब दही खाते हैं जी। अपने यहाँ दही को खूब अमृत समझ के खाया जाता है, जबकि हमने आयुर्वेद में पढ़ा है कि दही अभिसंधि है जी, तो वो रुकावट पैदा करता है अंदर, अभिसंधि गुण बढ़ाता है और वो अग्नि को भी धीमा करने का काम करता है। तो ज़्यादातर महिलाएं दही खाती है, या ज़्यादातर महिलाएं उस दौरान दही भी खा रही है, हर रोज केला भी खा रहे हैं, नारियल भी खा रहे हैं, और अति पृथ्वी और महाभूत वाले गुरु पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। तो इस तरह के ज़्यादातर बच्चों में आगे चल के जन्म जात से या कुछ टाइम के बाद से सफ़ेद दाग वाली, फुलबेरी वाली समस्याएं बनती है जी। अब माता ने किस प्रकार के आहार विहार का सेवन किया। कोई वातवर्धक आहार विहार का सेवन करेंगे तो उसका बच्चा कुबड़ा हो सकता है, विकलांग हो सकता है, और पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करेंगे तो उसकी प्रकृति में पित्त वाले दोष आएंगे जी। तो प्रकृति कैसे बनेगी, शुक्र और आर्तव वो कैसा है, यानी वो कैसा होगा जैसा शरीर है, यानी शरीर में उस समय वात पित्त कफ समता में है या कोई दोष बिगड़े हुए हैं। जो शरीर में है वही शुक्र और आर्तव में। तो शुक्र और आर्तव की क्या स्थिति है, फिर किस ऋतु में गर्भाधारण है, और फिर 9 महीने माँ के शरीर में क्या स्थिति है, भूमि में क्या स्थिति है जिसमें गर्भ बढ़ रहा है जी, जिसमें बीज पनप रहा है उसमें क्या स्थिति है वात पित्त कफ की। तो इनके आधार पे प्रकृति बनती है जी। आगे कहा गया है वात दोष की अधिकता से हीन प्रकृति बनेगी जी। हीन, पित्त दोष की अधिकता से मध्यम, कफ दोष की अधिकता से उत्तम। वो क्यों बनेगी वो चिकित्सा की दृष्टि से हमने पढ़ लिया है जी। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि वात दोष के जैसे आप गुण देखते हैं, प्राकृतिक गुण जो उसको मिले हैं वो रुक्ष है, खर है, लघु है। आप देखो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में रुक्षता हो, किसी के चेहरे में रुखापन हो, या किसी के चेहरे में ग्लो हो, कौन सा चेहरा आपको पसंद होगा जी, कौन सी त्वचा पसंद होगी। तो जवाब आएगा जी ग्लो वाली। तो वात में क्या है, रुक्षता है जी, खरता है, रुक्षता खरता है तो शरीर के अंगों का जल्दी फटना, जल्दी क्रैक्स पड़ना उसमें, और फिर ओजहीन तेजहीन ये अधिक बढ़ना उसमें। तो रुक्ष है, खर है, लघु है, यानी उम्र और हाइट के हिसाब से ग्रोथ ही ना होना। तो ये जो गुण है रुक्ष खर लघु, ये ऐसे गुण हैं जो शरीर को अच्छा नहीं बना रहे हैं जी, जो दिखने में अच्छा नहीं है। और आगे है पित्त में जी। पित्त में क्या है, पित्त में आपका स्निग्ध गुण है जी, लेकिन इसमें भी लघुता है, मध्यम प्रकृति है। और कफ में क्या है जी, भारी शरीर है, लंबे भुजाएं हैं, चौड़ा माथा है, चौड़ा सीना है, शरीर अव्यय लंबे है, चौड़े हैं। तो आकर्षकपन है जी कफ के अंदर। पित्त में सब कुछ मध्यम है, तो इसलिए ये भी एक कारण है कि गुणों के आधार पे। फिर चिकित्सा में हमने देखा कि इन पे हर तरह के रस हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। फिर बाकी जो पॉइंट आप सभी लोगों ने बताए थे, तो ये कारण है कि वात प्रकृति हीन है, पित्त प्रकृति मध्य है, और कफ प्रकृति उत्तम है, और फिर एक सम धातु जिसमें सभी दोष बैलेंस में है वो सर्वश्रेष्ठ है जी। दो निंदनीय मानी गई है क्योंकि एक ही समय में दो दोष अगर शरीर में बढ़ रहे हैं तो उसकी चिकित्सा करना डिफिकल्ट है जी। तो इससे आगे पढ़ दो जी, कोई भी साथी पढ़ दो जिससे आगे। इसमें सम धातु प्रकृति तो क्या कहेंगे उनको, तीनों दोष सम रहेंगे उसके, यानी कि जब भी उसकी ना प्रकृति की जांच करेंगे तो तीनों सम ही आएंगे जो उसके हैं। सिर्फ प्रकृति की जांच नहीं है जी, वो शारीरिक स्ट्रक्चर से भी पता चल जाएगा आपको, शरीर से भी, केवल नाड़ी नाड़ी नहीं, शरीर देखने से पता चल जाएगा। कोई एग्जांपल दो, कोई ऐसा बंदा देखने में कोई ऐसे बड़ा होता है, जैसे मशहूर बंदा हो, जैसे कि लगता है कि उसकी तीनों प्रकृति हैं। ऐसा है जी, आज के टाइम में तीनों सम होना तो बहुत डिफिकल्ट है, एक एक प्रकृति भी नहीं मिलती आज के टाइम में, तो क्योंकि किसी को समझ ही नहीं है जी गर्भाधारण कैसे करना है, किस समय पे करना है, किस तरीके से दोषों क्या दोष बैलेंस में है, सब एक्सीडेंटली हो रहा है। तो मैक्सिमम आज के टाइम में दो दो प्रकृति है गुलशन जी। नहीं गुरुजी, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का क्या होगा उसके बारे में थोड़ा बता देते।
उसके बारे में सब कुछ अच्छा होगा जी। ना तो उसके अंदर रुखसता है, ना उसके अंदर अति स्थूलता है, तो वो बिल्कुल बैलेंस में है। सब कुछ चीजें उसकी अच्छी है जी, सब शरीरों में अच्छे हैं। आज के वर्तमान के पीएम है, क्या उनको मतलब संप्रकृति के रूप में देख या मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते जी। फोटो रहा सब प्रकृति के इंसान का भी। स्वामी जी स्वामी दयानंद जी। नहीं, स्वामी दयानंद जी को कैसे कह सकते हो जी आप समअवस्था के थे? जितना इनको आयुर्वेद का ज्ञान था जी, ब्रह्मचर्य का पीढ़ी दर ज्ञान था और स्वास्थ्य था, उसको देख कर कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं थी जी। देखो जी, ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी होता है ना, वो कहते हैं, वो माना गया कि सारे करने वाले से भी बड़ा होता है। ऐसा आपकी आवाज कटती जी, ऐसा कहते हैं जी विद्वान। फिगर बंद करो पहले 2 जने, गुरु जी और अनुपम जी फिगर बंद करो फिर ऊपर होता है जी। बस सुना मैंने। मैं ये कह रहा था अनुपम जी, कुछ विद्वानों से ऐसे सुना कि जो ब्रह्मचारी होता है ना, और वो पिछले पीढ़ियों से भी ब्रह्मचारी है, मतलब उसका परिवार भी, और सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए, गर्भ धारण के लिए उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए, तो वो सभी वेदों को जानने वाले से भी एक उच्च स्तर का इंसान हो जाता है, मानसिक स्थिति से और शारीरिक स्थिति से ज्यादा। तो गुरु जी ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है वैसे कर, लेकिन वेद आदि शास्त्र के पढ़े बिना भी तो पूरी तरह से ब्रह्मचारी आप हो नहीं सकते वैसे तो। और उनका भी मुझे लग रहा है भ्राता जी यहाँ पे आप गलत है, मुझे लग रहा है भ्राता जी यहाँ पर आप थोड़ा सा गलत है जी। तो ब्रह्मचर्य का पालन भी तो वेदों से ही निकला है ना, और उसी के आधार पे तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं ना। नहीं, वो मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाई शास्त्र आदि की नॉलेज होगी ना जब तो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा जी। वो तो बात ठीक है, वो अनुपम भी बोल रहे थे कि वो सभी आयुर्वेद को, मतलब हर चीज को जानते नहीं थे, लेकिन वेदों का तो ज्ञान था, ये तो कन्फर्म है जी उनको, लेकिन आयुर्वेद का तो नहीं था, जैसे हम अर्थवेद ये वगैरह बोलते हैं। अथर्ववेद भी तो, मतलब अथर्ववेद में से तो आयुर्वेद निकला है, आयुर्वेद अलग था। ये ऐसा है। इसके ऊपर ऐसा करेंगे जी, आप लोगों को इसके ऊपर ऐसा करेंगे आप लोगों को, हाँ आप लोगों को 2-3 अच्छी क्लास इसके ऊपर लगवाएंगे, जहां से आप पूरा डिसाइड कर पाएंगे रस प्रकृति गुण के आधार पे कि सम प्रकृति का निर्माण कैसे होगा जी। गुरु जी एक सवाल था छोटा सा बस आपसे, बटक ये था जी, जैसे वात करता अपने रुक्ष शरीर होता, जैसे हमने पढ़ा है, अगर जैसी ये कंपनी है एक वैद्य रत्नम जी, इसके काफी ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम भी सब वात प्रकृति में, तो इसमें दिया होता है जैसे शीशम ऑयल, काउज मिल्क, और जैसे कुछ ये जड़ी बूटियां होगी, सहचर आदि, प्रसारणी वगैरह, दानवंतरम, बला। तो ये केरला की फार्मेसी है, जैसे मैंने देखा कुछ सर्च करके साउथ की, तो केरला में तो गाय नहीं है जी, और ये हर दवाई में गाय का दूध लगभग इनके ऑयलों में यूज होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये, मतलब ये भी प्रॉपर सही तरीके से नहीं बने होते, क्वालिटी कम हो रही है। केरला में गाय नहीं है, ये कहाँ से पता लगा आपको विक्रम जी? केरला में मैंने ज्यादातर गाय सुना है जी, देसी गाय होंगी। नहीं, गाय है जी, बिल्कुल है, साउथ में गाय है। गाय तो है जी। सुनिए जी, इसमें मेरा भी एक शंका है, क्योंकि मैंने है ना भी महापंच वो किया ना, महापंच वो महातिक्त घृत का पान किया अभी, तो इन्होंने सारंग धर का रेफरेंस दे रखा, भाई सारंग धर्म में से लिया हमने ये, लेकिन सारंग धर्म में तो लगभग 30-31 आइटम है उसमें, और इन्होंने उसमें जो लिख रखे ना डिब्बे के ऊपर, वो 10 एक आइटम लिख रखे हैं सारे ही। तो और दूसरी बात ये है ना जी, गाय का घी आज 2000 रुपए किलो कम से कम मानो आप ये, और ये हमारे को औषधि युक्त घी दे रहे हैं 1100 रुपए, औषधि मेडिकेटेड भी, प्रोसेसिंग भी, किराया भी, पैकेजिंग भी, सब कुछ कर करा करके, और फिर ऊपर से मार्जिन भी।
यही तो जी मेरा सवाल था कि तो ये मेरे को भी थोड़ा संशय लगता है, माँ ये इस तरह क्यों कर दे रही है, या फिर गाय का घी हमें जरूरत है तो माँ इन्हीं से मंगवा लो ना, ये तो 700 रुपए किलो दे देंगे। वहीं से क्रीम यहाँ पतंजलि के लिए आ रही है, वहीं से बन रही है पतंजलि की क्रीम, और कहीं भी से भी मतलब वो भी घी इतना सस्ता दे रहा है, तो फिर ये तो कुछ ना कुछ मिलावट ही है। ऐसा है जी, देखो ऐसा नहीं है, देखो नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखो जो आप लोग गिन रहे हो ना, जो सामान्य लोग हम गिनते हैं, हम गिनते हैं दूध का प्राइस है 60 रुपए किलो है और 30 लीटर दूध लगता है 1 किलो घी निकालने में। हम यहाँ पे जो छाछ का महत्व भूल जाता है, मतलब 20 रुपए 30 रुपए लीटर तो आजकल गाँव में छाछ बिकती है। ये गुरदर्शन जी से आप पूछोगे तो छाछ क्या रेट बिकती है, गुरदर्शन जी बताइए इनको। तो जब आप छाछ के पैसे अगर ले पा रहे हो ना, तो फिर आपका घी थोड़ा सा ठीक प्राइस पे आ सकता है। नहीं संजय जी, उसमें ये है, देखो पतंजलि आदि जो है ना जी, वैद्य रत्नम आदि की कैटेगरी में हम नहीं रखते, क्योंकि वहां एक व्यापार है सीधा, वहां चिकित्सा का वैसा नहीं, नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा, जो हम 2000 रुपए 3000 रुपए किलो घी की बात कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ उसी पे कह रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं है कि उस प्राइस में आएगा। वो बात नहीं, वो ठीक आपकी बात है, लेकिन क्या है जी, वो पतंजलि का है ना जी, वो तो क्रीम ही प्रयोग करते हैं, घी उनका दूध बिक जाता है, वो दूध का भी, दही की भी जरूरत नहीं ना जी, ना लस्सी बनाने की जरूरत है ना दही बनाने की जरूरत है, वो तो मुझे लगता है टॉपिक से भटक रहे हैं, पर क्या करें, इस तरह की चीजें है ना फ्राइडे को रखा करेंगे, जहाँ पे 2 4 5 घंटे का सेशन रख ले करेंगे, सब अपनी जितनी इच्छाएं हैं पूरी कर ले करेंगे अपन। बाकी रेगुलर टाइम में मेरी रिक्वेस्ट है, पढ़ाई पूरी करें तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। मेरा भी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस पर डिस्कस करके कुछ निकलेगा नहीं, अपना कंट्रोल नहीं है ना इस पे। वेदर रत्न के अलावा आपके पास ऑप्शन तो वो बताओ, उस पर चले जाएंगे अपन। नहीं जी, बिक्की बनाना शुरू करेंगे आज से। नहीं, बिक्की जी बनाना शुरू करेंगे आज से ही। हाँ बस गुरु जी आगे बढ़ाओ मेरे ख्याल से, नहीं तो भटक जाएंगे अपन। शुक्र एवं आर्तव, यहाँ से पढ़ो विक्की जी। गुरु जी मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए, थोड़ा डिस्टर्ब होगा। वो कृपया जी भी बीच में अपना माइक बंद कर गए हैं। तो कल से सभी साथी रेडी रहिए जी, किसी का भी नंबर आ सकता है पढ़ने के लिए, और किसी को गेस्ट आएंगे कल से तो अलग कमरे में बैठ के पढ़ाना है जी, ताकि सब अच्छे से एक्सप्लेन करना सीखे जी। शुक्र एवं अर्थव, शुक्र एवं अर्थव किंवा राजस तथा वीर्य के मिश्रण से उत्पन्न गर्भ में वात आदि दोषों के गुण वैसे ही आ जाते हैं जैसे विष कृमि में विष के गुण आ जाते हैं। क्या कहा गया है कुमार जी? इसमें तो ये कहा कि शुक्र और अर्थों में यदि राजस गुण होंगे तो उससे जो गर्भ तैयार होगा वो वात आदि दोषों से ही बना हुआ मिलेगा। इसमें कहा गया कि भाई जैसे सांप से आगे उसका बच्चा भी वैसा ही पैदा होता है, तो जैसे दोष हमारे शरीर में हैं, जैसे गुण हमारे शरीर में, वही हमारे शुक्र और आर्तों में होंगे। जो हमारे शुक्र और आर्तों में है माता पिता के, वही आगे संतान में आ जाते हैं, ये स्वभाव ही है जी। आगे पढ़ो जी वक्तव्य इसका। जी वक्तव्य, 7 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन। पहली आती है वात प्रकृति हीन, पित्त प्रकृति मध्य, कफ प्रकृति उत्तम, समधातु प्रकृति सबसे उत्तम, सब में उत्तम है ये। द्विदोष प्रकृतियां, ये बाकी बची हुई 4 प्रकृतियां हैं, 3 प्रकृतियां, उसमें आती है वात और पित्त प्रकृति, वात और कफ प्रकृति तथा पित्त और कफ प्रकृति, ये 3 निंदनीय होती है। मनुष्य की भांति अन्य प्राणियों की प्रकृति माता पिता के अनुरूप ही होती है। जैसे जहरीले सांप की संतान अपने माता पिता के समान ही जहरीले होती है। यह मात्र एक उदाहरण है। क्या कहा गया है जिसमें? जी गुरुजी, जैसे बताया कि इसमें सबसे पहले बताया कि वात प्रकृति जो है वो हीन है, पित्त प्रकृति मध्य है और सबसे उत्तम जो है वो कफ प्रकृति है। उसमें समधातु प्रकृति ये तीनों से भी सबसे बढ़िया सबसे उत्तम वो मानी गई है। और उसके आगे जो बताया गया है कि द्विदोष, जैसे 2 दोष है प्रकृतियों के, वात और पित्त प्रकृति हो या वात और कफ प्रकृति हो या पित्त और कफ प्रकृति हो, ये निंदनीय है, ये मतलब ये खराब ही है तकरीबन 2 प्रकृति वाली। इसमें तो दोष हमेशा मिलते ही रहेंगे। उसके आगे बताया हुआ है कि यदि माता पिता में जो गुण है, जो दोष है,
वो अपने संतान में उतर जाते हैं। जैसे कि जहरीले सांप का उसके बच्चे में वो जहरीला ही विष मिलेगा, मतलब जहरी मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे और पढ़ो। जहरी क्या गुरुजी उसमें, यानी कि जिस क्वालिटी का सांप होगा वो जहर होगा ना जी, उसी क्वालिटी का जहर आएगा उसमें। बस यही है जी, जैसे हाँ हाँ, जैसी क्वालिटी का जहर सांप में होगा वैसे ही बच्चे में आएगा। जैसे हमारे माता पिता की शुक्रार्थ होंगे वैसे आगे बच्चे की प्रकृति बनेगी जी। आगे पढ़ो कुमार जी। और आठवीं प्रकृति इसमें नहीं आया, त्रिदोष प्रकृति इसमें नहीं आया, उसका कारण कुछ है? उसका कारण कुछ नहीं है जी, बाकी हो सकती है, यहाँ 7 ही दी है लेकिन 8वीं हो सकती है जी। ऐसा भी हो सकता है जब तीनों बैलेंस में है तो तीनों विकृति वाला भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। अच्छा पॉइंट आपने नोट किया, आपका ध्यान केवल पढ़ाई पे ही है जी। संजय दादा, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, यदि तीनों प्रकृतियों के दोष वाला होगा तो वो जीना मुश्किल, उसका मतलब जीना हराम हुआ होगा। नहीं, अगर मैं ईमानदारी से देखूं तो मुझे लगता है कि ये कम से कम 20-30-40% लोग होंगे जो त्रिदोष प्रकृति वाले होंगे, स्पेशली 30-40-50 की उम्र के। यहाँ पे 2 पॉइंट निकले हैं जी। इन्होंने बोला कि जीना हराम होगा, संजय जी ने बोला कि नहीं बैलेंस में रह सकते हैं। ऐसा है जी, वो डिपेंड करेगा कि उनमें दोषों की कितनी अधिकता है जी। अगर त्रिदोष प्रकृति है लेकिन वो थोड़े-थोड़े ही बढ़े हैं तो वो व्यक्ति अपना टाइम आराम से निकाल सकता है। अगर वो अत्यधिक बिगड़े हुए हैं तो फिर उसका जीना हराम होगा। कुमार जी। ठीक बात है जी, बिल्कुल। एक दोस्त दूसरे दोस्त को ठीक भी तो करता है जी, अपने आप भी तो बैलेंस करता है जी। जैसे कफ वाला है और उसका वात बढ़ेगा तो उसका कफ घट जाएगा, और यदि वो मान लो वात वाला उसका कफ बढ़ेगा तो उसका वात घट जाएगा। गलत बोल रहे हो जी, बिल्कुल ही गलत। नहीं अनु भाई साहब जी, बोलना चाहता हूँ मैं, यदि पित्त प्रकृति का होगा तो कफ प्रकृति उसको साथ नहीं देगी, या उसमें साथ वात प्रकृति होगी तो कुछ ना कुछ तकलीफ झेलता रहेगा, और तकलीफें इतनी बढ़ती जाएगी कि वो असहनीय हो जाएगी। अनुपम जी बिल्कुल ही गलत बोल रहे थे। मान लो कि किसी व्यक्ति के शरीर में कफ बढ़ा है तो इसका मतलब नहीं है चिकनाई बढ़ा है जी, इसका मतलब है कि उसके शरीर में विकृत चिकनाई बढ़ी है। अब विकृत चिकनाई वात को कैसे वो कर देगी? विकृत चिकनाई जैसे कि अत्यधिक मेद बढ़ गया, वो वायु को तो घेर ही लेगी जी। और आपको एक संप्राप्ति और समझाते हैं जी जो बहुत ही खतरनाक होती है। मान लो किसी व्यक्ति के अंदर केवल स्थूलता है, उस व्यक्ति को ठीक करना बहुत आसान है, लेकिन अगर स्थूलता के बाद उसको लंबे टाइम से मेद अत्यधिक बढ़ा रहा जी, अब मेद अत्यधिक बढ़ा रहा, उस मेद ने आपके वायु और अग्नि वायु को घेर रखा है, वायु ने अग्नि को अत्यधिक तीव्र कर रहा है जी, खाए जा रहा है, तृप्ति मिल ही नहीं पा रही है, मेद बढ़ता चला जा रहा है। और फिर वहाँ वायु अगर वहाँ रुक्षता भी बढ़ा देती है, अगर उसको वायु वहाँ खुरदरापन भी ले आती है, रुक्षता और खुरदरापन मतलब जो विकृत चिकनाई है, वो चिकित्सा और भी डिफिकल्ट है जी। इस तरह के रोगियों में अब मेद मतलब मेद केवल एक तो अत्यधिक हो, अत्यधिक भी वो बिल्कुल ही खराब कंडीशन में जी, मतलब एक विपरीत ही। अब ऐसे में क्या करेंगे आप जी? अत्यधिक केवल मेद बढ़ा है, स्थूलता है तो आप कटु तिक्त कषाय दे दो, लेकिन वो अत्यधिक स्थूलता बढ़ने के बाद वहाँ ड्राइनेस भी है, तो अगर आप इस तरह की चिकित्सा देंगे तो वो व्यक्ति एकदम से पिचक के सीधा ही किडनी फेलियर जैसी संप्राप्ति आपके सामने आ सकती है। अकेला मेद बढ़ा है वो ठीक है, उसकी चिकित्सा आसान है, लेकिन मेद इतना बढ़ा रहा है, मेद इतना बढ़ा कि उसमें जी एक रोगी आया ऐसा ही, उसमें क्या था जी, मतलब 1 क्विंटल से ऊपर ही उसका वजन था और उसमें भी पूरे शरीर में क्रैक्स पड़ रहे जी। अब वजन 1 क्विंटल, मेद इतना अत्यधिक, लेकिन पूरा सूखा हुआ जी, और जितना दे दो उतना ही खाया जा रहा है जी, तृप्ति है ही नहीं। अग्नि भी भयंकर रूप से तीव्र हो रही है और वायु उसको भी सुखा रही है जी, मेद को। अब इस तरह के व्यक्ति में कटु तिक्त भी काम नहीं करेगा, जबकि आपने मेद की चिकित्सा भी करनी है। कटु तिक्त करोगे तो वो भी सूख गए, क्या चिकित्सा करेंगे संजय जी यहाँ पे? एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, थोड़ा सा मिस किया मैंने कहीं पे। कोई साथी ऐसा हो जो क्वेश्चन ही रिपीट कर सके जी? गुरुजी, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ इसमें। संजय दादा, गुरुजी का कहना यह है कि मेद बढ़ा हुआ है, मेद सूख भी गया है, और
भूख भी बहुत ज्यादा बढ़ती है, अग्नि भी ज्यादा तीव्र खाए जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या चिकित्सा हो सकती है ऐसे? क्योंकि ये मतलब इस केस में मेद ने वायु को घेर लिया है, उस कारण फिर वो अग्नि भी उसकी ज्यादा है और उसको भूख लग रही है, बट वो अच्छा रस नहीं बन रहा है उसका। अब ये जो सूखा हुआ मेद है उसको निकालना है, तो दीपन पाचन से ये सूखा हुआ मेद मेरे ख्याल से निकलेगा। ठीक है विकृत मेद निकलेगा, जो ड्राई मेद निकलेगा, तो फिर ये शरीर समावस्था में आना चालू कर देगा। संजय जी, यहाँ वाली संप्राप्ति थोड़ी ये डिफिकल्ट है कि भाई एक तो अकेले केवल स्थूलता है, मेद बढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें ड्राइनेस नहीं है, तो उसकी चिकित्सा आसान है जी, आप कटुतित कोई भी दे दो, हो जाएगी। लेकिन वो मेद भी अगर सूख गया है, वहाँ पे पूरी त्वचा में क्रैक्स पड़े हुए हैं और इतना भारी है, तो वहाँ पे क्या विचार करोगे आप चिकित्सा में? जिसमें अंशवेदन नहीं ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ, ठीक रहेगा जी। और एक कि अगर उसके ख्याल से मेरे ख्याल से ज्यादातर गर्म पानी पिलाना ठीक रहेगा, थोड़ा थोड़ा। ना गर्म पानी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। हाँ जी। स्थूलता कम करेंगे उसको उसकी ना पहले, तो मतलब दीपन पाचन करते हुए, तो स्थूलता कम होगी तो शरीर में जो है वो विकृत मेद है वो निकलेगा, तो विकृत मेद निकलने के बाद जो ड्राई मेद है वो भी निकलेगा और फिर वो सम अवस्था में शरीर आना चालू करेगा वो। तो इस तरह की संप्राप्तियों पे हमने डिस्कस करना है जी, ज़्यादा टाइम इन संप्राप्तियों पे लगाना है। तो आप देखेंगे ना जी, जिसका अकेला ही अब इन्होंने बोल दिया था अनुपम जी ने कि एक तीनों ही बढ़ रही है तो एक को भी ठीक करेगी, कैसे ठीक करेगी जी? एक तो अगर तीनों ही बढ़ रही है तो संप्राप्ति और भयानक बनेगी जी, ठीक नहीं करेगी। कफ बढ़ने का मतलब है कि विकृत चिकनाई बढ़ रही है जी, विकृत आमता है, उसमें क्वालिटी नहीं है, केवल क्वांटिटी है बिना काम का। तो वो अत्यधिक बढ़ा तो वायु को तो वैसे ही घेर के वहाँ पे अनुलोमन को रोक के वैसे ही वहाँ पे वायु प्रकोप तो वैसे ही कर देगी अनुपम जी। तो त्रिदोष अगर बिगड़े हैं, अब बड़ा अच्छा सवाल था, कुमार ने बोला वो जीना हराम हो जाएगा उसका, संजय जी ने बोला ऐसा नहीं है, तो दोनों इसमें भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। अब कोई रोगी ठीक होगा कि नहीं होगा, अब अगर त्रिदोष बिगड़ा है तो वो कितना जिएगा कि जीना हराम होगा, वो डिपेंड करता है जी कि दोषों का संचय कितना है, दोष कितने हैं उसमें। अगर थोड़े थोड़े हैं, त्रिदोष ही प्रकृति है, तो वो भी अपना टाइम निकाल सकता है जी। अगर दोष अत्यधिक है तो उसका जीना हराम होगा। तो ऐसे ही किसी भी बीमारी में अग्नि बिल्कुल ही डैमेज हो गई है तो चिकित्सा बड़ी डिफिकल्ट है, और वो किन हेतुओं से हुई है, क्या बहुत ज़्यादा ही अति गुरु शीत बासी इस तरह के हेतुओं से हुई है तो उसकी चिकित्सा बहुत ही डिफिकल्ट है जी। तो कोई रोगी ठीक होगा कि नहीं होगा, या कोई रोगी कितना परेशान रहेगा, वो ये एक पॉइंट आप लिख लो जी कि वो डिपेंड करेगा उसके शरीर में अग्नि की क्या स्थिति है और दोषों की कितने लंबे समय से कितनी अधिकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा जी किसी रोगी का ठीक होना या ना होना। ऐसा ही होगा संजय जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु जी, उसके मतलब दोष कितने बिगड़े हैं उसके ऊपर से डिपेंड करेगा कि उसकी चिकित्सा किस तरीके से करें और कितना टाइम लगेगा। हाँ जी, उसको क्या बोलना है हमने। और कुमार जी, तीनों वाला भी टाइम निकाल सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कितने दोष बढ़े हैं। अब आप यहाँ से पढ़ दो, इसकी 3 लाइनें ऊपर से छोड़ के चौथी लाइन से पढ़ दो जिसको आगे। इसी के आगे श्लोक 80 वात आदि प्रकृति वाले पुरुषों के स्वभाव आदि का वर्णन करने के बाद आगे सात्विक, राजस तथा तामस प्रकृतियों का भी वर्णन किया है। दोनों प्रकृतियों के वर्णन में मात्र इतना अंतर है कि वातादि प्रकृतियां शारीरिक होती है और सात्विक आदि प्रकृतियां मानसिक होती है। जहां एक ही माता पिता की 4 संतानें भिन्न भिन्न प्रकृति की देखी जाती है, वहां गर्भाधान काल में दोषों का तरतम भाव ही कारण होता है। बस यहीं तक पढ़ना था जी। इसमें कहा गया है जी, इस संसार में कोई भी नया गर्भ कंसीव होता है तो उसकी या तो ये 8 शारीरिक प्रकृतियां बनेगी, 8 शारीरिक प्रकृतियां बनेगी, उसके साथ साथ उसकी 3 मानसिक प्रकृति भी बनेगी जी। शारीरिक प्रकृतियों पे हमने बहुत डिस्कस कर लिया है कि वो वात का होगा, पित्त का होगा, कफ का होगा, या दो दो प्रकृति का होगा, या तीनों ही बैलेंस में होंगे, या तीनों ही बिगड़े होंगे जी। अब इसमें 7 दिया है लेकिन हम 8 को ही कैलकुलेट करेंगे जी, 8 को ही लेके चलेंगे।
तो ये होगी कि जब भी नया गर्भ कंसीव होता है उसकी 8 में से कोई भी शारीरिक प्रकृति बन सकती है और 3 उसकी मानसिक स्थिति, भाई वो किस प्रकृति का होगा और मानसिक स्थिति क्या है। अब जैसे इसमें बड़ा अच्छा सवाल दिया, बड़ा अच्छा बताया गया है कि एक ही माता पिता है, उनकी 4 संतानें, चारों ही भिन्न क्यों हैं जी? तो चारों के टाइम में शरीर में दोषों की अलग स्थिति है, चारों के टाइम में थोड़ा उम्र का भी फर्क है, चारों के टाइम में शरीर में शुक्राणुओं की स्थिति में भी डिफरेंस है, चारों के शरीर में माँ के गर्भकाल में भी 9 के 9 महीनों में हो सकता है कोई किसी समय कंसीव हुआ है, कोई अलग ऋतु में, कोई अलग ऋतु में। तो ये सब विविधताएं हैं जी, इसलिए अलग अलग संतानें हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा 8 प्रकार की शारीरिक प्रकृति में से किसी भी गर्भ की कोई भी प्रकृति बन सकती है। वो डिपेंड करेगा कि शुक्राणुओं की क्या स्थिति है, 9 महीने माँ के पेट में क्या स्थिति है, किन ऋतु में ये गर्भ कंसीव हुआ है। अब हम पढ़ेंगे जी कि 3 मानसिक स्थितियां, मानसिक स्थिति कैसे बनेगी जी? अब वो भी डिपेंड करेगा कि शादी होने के बाद माता जो दंपत्ति है, जो जोड़ा है, उनके अंदर किस तरह की मानसिकता है। वो अच्छे सात्विक है या वो तामसिक है या वो राजसिक है। सात्विक, तामसिक, राजसिक क्या है इसको भी आगे पढ़ेंगे। इसमें मोटा सा समझ लो कि सात्विक मतलब जो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी वाला है। अगर अब दो दंपत्ति है, शादी हुई है, आगे उनका प्लान ही शुरू से ही फोकस है कि एक उत्तम संतान पे, तो वो सात्विक प्रकृति के ही रहेंगे जी। आगे फिर अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छा प्रेम है और पूरा विधिवत तरीके से गर्भ कंसीव किया गया है सब कुछ, और 9 महीने माँ भी पूरी खुश है, कोई लड़ाई झगड़ा ये नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, कोई भय शोक चिंता नहीं है जो हमने पढ़े जिनसे शरीर में वात पित्त कफ बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर बच्चा भी उसी प्रकृति का बनेगा जी, मानसिक स्थिति का बनेगा। तो इसमें आप निकाल लो जी, इसी अध्याय का पेज नंबर 27 पे है, मानसिक दोषों का परिचय। इसको और पढ़ दो जी। सेवन तो नहीं है गुरुजी मेरे ख्याल से। वो 17 है जी, ठीक है, वो सॉरी गलती से बोला गया, 17 है जी। 17 पे है मानसिक दोषों का परिचय। जी गुरुजी। मानसिक दोषों का परिचय। मानस के 2 दोष है। पहला राजस, रजोगुण बोला जाता है, और दूसरा तमस, जिसको तमोगुण बोला जाता है। वक्तव्य। गुण 3 है, सत्व, रज और तमस। इसी विषय को महर्षि चरक ने मानस पुनरुद्दिष्टो रजस तम एव च, आगे बताया कि इसी विषय को महर्षि चरक ने भी स्वीकार किया है, और मानस रोगों की चिकित्सा के लिए उन्होंने अगले पद्य में कहा है, मानस रोगों की ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति तथा समाधि द्वारा चिकित्सा करे। इस विषय को आप अर्थात काम आदि मानस रोगों तथा ज्वर आदि शारीरिक संबंधी रोगों का कदाचित परस्पर अनुबंध हो जाता है, परंतु रजस और तमस का परस्पर अनुबंध होना निश्चित ही है, क्योंकि तमस रजस के बिना प्रवृत्त ही नहीं होता। ये दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, और सत्व गुण सर्वथा निर्विकार है। अतः वह मतलब सत्व गुण मानसिक आरोग्य को देने में कारण है। ठीक है जी, इसमें कहा गया है जी, देखो ये पॉइंट है, ये तीनों कारण रज, शुक्र तथा बीज में, ये तीनों कारण रजस तथा शुक्र रूप बीज में भी रहते हैं और भ्रूण में भी रहते हैं। यहाँ तक पढ़ दिया जी। या मानसिक आरोग्य थोड़ा सा और आगे पढ़ दो इसको कुमार जी, फिर डिस्कस करते हैं।
जी गुरु जी। अष्टांग संग्रह में वाग्भट ने सत्व, रजस, तमस को महागुण कहा है। अतः ये तीनों कारण रजस तथा शुक्र रूप बीज में भी रहते हैं और कार्य मतलब भ्रूण भ्रूण में भी रहते हैं। ठीक है जी, बस यहीं तक पढ़ना था। यहाँ पे रोको एक बार। सात्विक व्यक्ति होता है जी जो हर परिस्थिति में समता से रह सके, ना उसको दुख अधिक परेशान कर सके और ना उसको सुख डगमगा सके। तो सात्विक पुरुष वो है जो हर समय बैलेंस में और समता में रह सकता है जी। और राजसिक उसको बोला गया है जो सुख को मौज मस्ती से इंजॉय करेगा जी, और दुख में वो सबसे ज़्यादा विलाप करेगा कि दुनिया का सबसे दुखी इंसान मैं ही हूँ जी, उसको राजसिक बोला गया है। और जो तामसिक है जो वो सुख और दुख का उपभोग ही नहीं कर पाता, ना वो सुख का और ना वो दुख का, खासकर सुख का वो समुचित तरीके से उपभोग नहीं कर पाता जी। तो ये है। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई गर्भ कंसीव होगा, उस गर्भ में क्या मिलेगा जी? एक शारीरिक प्रकृति और एक उसकी मानसिक प्रवृत्ति। अब ये कैसी बनेगी? ये जैसी शुक्र और आर्तों में है, अब जैसी हमारी मानसिक स्थिति है, जैसा हमारा शारीरिक बल है, तो गर्भ ठहरने से पहले गर्भ के बारे में ऐसा है जी, ऐसा कहा गया है जी कि जननी जने तो भगत जन या दाता या सूर, या जननी बांझ रहे क्यों बिगड़ाए अपना नूर। कि भाई अगर जन्म देना है तो एक उत्कृष्ट दिव्य संतान को ही, अच्छी सर्वश्रेष्ठ संतान को ही जन्म दे, नहीं तो क्यों अपना नूर बिगड़ा रहे हैं। यानी कि जैसी महिला के शरीर में प्राकृतिक उसका ओज है, तेज है, सुंदरता है, वो डिलीवरी होने के बाद वैसी नहीं रहती जी। तो संतान बोला गया है जी कि शास्त्रों में कि पशुओं की तरह नहीं पैदा करनी है जी। आपने दिव्यात्मा संतान तो पशु भी पैदा कर रहे हैं और आप भी पैदा कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है जी? जबकि मनुष्य के अंदर इतनी बुद्धि है, इतना कुछ है। तो पूरा शास्त्रोक्त में इसके ऊपर कई क्लास लगाएंगे जी, जहाँ से आप लोगों को प्रकृति बहुत डीप से समझ आएगी कि किन ऋतुओं में किस समय कंसीव होने से किस किस तरह की प्रकृति बनती है। तो इसमें यही है कि जब भी नया गर्भ ठहरेगा तो शारीरिक और मानसिक प्रवृत्ति बनेगी। वो कैसी बनेगी? वो जिस तरह के दोष हमारे शरीर में हैं, जो हमारे शुक्र और अर्थ में है, वैसी ही उस पे बनेगी। अब अगर हम पूरी समता में हैं, हम बैलेंस में हैं, तो आगे संतान भी वैसी होगी। तो शारीरिक और मानसिक प्रकृति इस तरह से बनती है जी। अब ज़्यादातर हम यही कल्पना करते हैं कि हमारी जो संतान है वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, यानी अच्छी प्रकृति वाली हो, और वो मानसिक शक्ति भी उसकी अच्छी हो और सात्विकता वाली हो, ना कि बुरे कामों चीज़ों की तरफ जाए। तो ये तब होगी जब एक अच्छी ज़मीन तैयार होगी, उसमें अच्छा बीज डलेगा और ऋतु के अनुसार डलेगा, और फिर उसका जैसे किसान 6 के 6 महीने फसल का ध्यान रखता है, ऐसे इंसान रखेगा जी। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, ये एक ही पॉइंट आज क्लियर कर पाए, बीच में दूसरे कुछ सवाल आगे थे, तो अब सवाल कर सकते हो जी आप। हाँ जी। कृपया कोई साथी बोल लेना बीच में। गुरुजी, जो मैं वो आपको वैद्य रत्न के बारे में बोल रहा था, ये संजय जी बोले कि इसके दूसरा कोई ऑप्शन दे दो। हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ विचार कर रहा हूँ। अगर हम सब कुछ पढ़ गए, ये जो आप पढ़ा रहे हो, अगर ये कंपनियां जो सरकार षड्यंत्र कर रही है, आपको पता है अच्छी तरीके से, जैसे अभी एक सुहावड़ा खरीदा था मैंने, यहीं से आस पड़ोस से, सुहावड़ा पर लिखा गया A45 चमनप्राश। ऐसे ही अगर इन कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण हो गया, तो कल को हमें एक अच्छे वैद्य बनने के लिए, ये हमारे सभी साथी पढ़ रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं औषध निर्माण पर थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा जी, क्योंकि ये कंपनियां बड़ी होती जाएंगी, इनका कहीं ना कहीं सरकार का इन पर नियंत्रण होगा जी, अब भी है। तो ये बोल रहे थे कि नहीं क्लास पर ध्यान दो, तो कहीं ना कहीं अगर ये औषधियां सारी खराब होगी तो ये हमारी पढ़ाई क्या काम आएगी जी। मैं सवाल अच्छा है विक्रम जी आपका, और आपके सवाल को आगे बढ़ाते हैं। इसमें ऐसा है जी, ज़्यादातर वैद्य रत्नम का क्यों रेफरेंस दिया गया है जी? क्योंकि मेरे घर की कंपनी तो है नहीं, ये कसाय रस बहुत अच्छे बनाते हैं जी, और मैक्सिमम आप लोगों ने भी कसाई जो इस्तेमाल की होगी, अच्छा परिणाम है। अगर आपको ठीक है उस पर डाउट लग रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप उसका विकल्प तैयार कर लो जी, बस यही है इसका जवाब। विक्रम जी। जैसे वो मैं काफी साथियों को यूज भी करूंगा, अपना सुहावड़ा अच्छा प्रोडक्ट था, तो उसमें लिखा आ गया कि
ये फोर्टिफाइड च्यवनप्राश। अब आप उठाकर देखना कभी अगर आपके पास हो तो डिस्पेंसरी पर, सुवावड़ा पर जी, ये दुप्तापेश्वर वाला पर जी। मैं ये सोच रहा हूँ कहीं जैसे ये छोटे मोटे तेल है, जैसे सीरबला ऑयल है, तो इसमें ये तिल का तेल, गाय का दूध और बलामूल, तीन ही चीज यूज होती है, तो ये नॉर्मली मिल जाती है। अगर थोड़ा बहुत गुरुजी कभी आप मतलब इसको ध्यान से देखकर ये बता दो कि मतलब ऐसे ही ये बनेंगे, मतलब तीनों चीज मेरे पास है भी लेकिन बनानी नहीं आती, मतलब कैसे काटा कैसे बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा अगर मेडिसिन निर्माण जो छोटे फॉर्मूले हैं, अगर वो कभी एक आधी बार क्लास हो जावे तो मेरे रहेगा जी। ये बताना तो वो बात सही है जी, ना आपकी घर की ना मेरी। हाँ जी सिद्ध करना बता दूंगा जी। इसमें तीन ही चीज लगता है, बला है, दूध है जी, है ना, एक और मेडिसिन इसमें रहता है। ठीक है जी, वो सिद्ध करने के लिए मैं बता दूंगा। इसमें वो भी रहता है आवृत्ति भी होती है कि आप एक बार सिद्ध कर रहे हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो क्षीर वाला आसान है। कोई भी तेल सिद्ध करना है बता दीजिएगा जी, मैं बता दूंगा। धन्यवाद गुरुदर्शन। इसी शुक्रवार वाले दिन एक क्लास विक्रम जी इसके ऊपर ही रख लेना, ठीक है। बट डिफरेंस ये देखा गया है जी, ये अपनी लगभग षड्रस युक्त आधारित दवाइयाँ बनाते हैं और ये अपने इधर उत्तर भारत वाले केवल वही बनाते हैं। आपके मधुरम लवन, ये कसाय रस बड़े अच्छे हैं इनके। तिक्त रस की औषधियाँ भी बड़ी अच्छी है। अगर आपको घी में कुछ संशय लग रहा है तो आप उसका विकल्प तैयार कर लो जी, मतलब जिसको भी जो भी लग रहा है। तो इसलिए आप लोगों को भाई कसाय तिक्त रस प्रधान औषधियाँ इनकी अच्छी आती है, कटु तिक्त कसाय जी। कटु आपकी हिमालय की कंपनियां भी, हिमालय वाली भी कटु रस की औषधियाँ हैं, वो देखिए अच्छी है जी उनकी भी। तो जिसका जो अच्छा है वो बता दिया गया है जी। अगर आप लोगों को कुछ डिफरेंस लग रहा है तो आप उसको खुद कोई विकल्प तैयार कर लो जी। गुरुजी यहाँ पे मेरा सिर्फ उतना रिक्वेस्ट था सभी साथियों से कि क्लास के टाइम पे अगर क्लास कर ले, लास्ट के 15 मिनट होते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, तो उस टाइम हम इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन उठाएंगे ना तो सबके लिए ठीक रहेगा। जैसे विक्रम जी का पॉइंट बहुत वैलिड है, मतलब बहुत ही सराहनीय पॉइंट है ये। बट ऐसे पॉइंट है जहाँ पे लंबा डिस्कशन चलना है तो प्रोबेबली फिर वो उसको हम फ्राइडे को ले लें, वो हमेशा वेलकम है। बट क्लास के दौरान ना करेंगे तो फिर क्लास थोड़ी सी स्पीड में ठीक स्पीड से चलती रहेगी, नहीं तो फिर क्या होगा कि फिर वो बहुत लटकते जाएंगे हम लोग। बाकी जैसे वो ग्रुप को उचित लगे वैसे कर सकते हैं। संजय जी इसमें क्या है कि कई विषय होते हैं उठ जाते हैं तो उस समय याद रहते हैं, बाद में याद नहीं रहते, उस तरह से वो बात बन नहीं पाती, क्यों माहौल नहीं बनता। तो साहब हम अगर योग्य वैद बनना चाह रहे हैं ना, देखिए अनुपम जी, अगर योग्य वैद बनना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने को वो उतना थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, अपने त्रिदोषों पे कंट्रोल करना पड़ेगा और उसको कहीं पेन डाउन करें और जब क्वेश्चन आंसर का टाइम है तो उसको चालू कर दें। नहीं वो ठीक है बात, लेकिन उसमें भी कोई दोष नहीं, नॉलेज मुख्य बात है, नॉलेज बढ़नी चाहिए हमारी। तो वो ठीक है जी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे जितना था मैंने रेज कर दिया है। बाकी अगर अनुपम जी ठीक कह रहे हैं अनुपम जी, संजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसे ये सवाल उठा दिया, अब इस पे डिस्कस कर लिया, अब अपना सिलेबस कवर हो गया आज का, आप डिस्कस कर लो जी। कुछ अगर कोई लंबा टॉपिक है तो ये भी ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए बीच में, ये बात ठीक है इनकी। हाँ, लंबा खींचा जाएगा ना, वाला लंबा खींचना ये स्वाभाविक है। ये लंबा डिस्कशन से ही संशय दूर होगा। थोड़ी सी समय बता दिया जाएगा हमारे द्वारा, वैद्य जी के द्वारा, तो नहीं समझ में बनेगी। इसलिए ये लंबा डिस्कशन के द्वारा होगा क्या करनी है। गुरुदर्शन जी टाइम हो गया, 1 मिनट को भी ले लेता हूँ गुरु जी की। गुरु जी आज है ना जी वो मेरा 5वां दिन हो गया इसका, तो इसमें है ना जी गुरु जी, दोपहर को मैंने 1 बजे के आसपास दूध पिया थोड़ा सा, आधा गिलास है। गुरु जी लेफ्ट हो गया। बोलते रहो, हाँ सुन रहे हैं।